Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. Monday to Friday live होते हैं हम यहाँ 9 से 11 बजे और आप भी हमारे साथ ही होते हैं। मैं हूँ नादिया खान, ये ज़ोहेब हसन है। बिल्कुल। और आज हम खुश हैं, नादिया ने पूछा भी हम जीत गए ना, हम जीत गए यहाँ। अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक बड़ा अच्छा मैच हमने जीता है। क्या बात है, न्यूजीलैंड को अंडर 19 वाली टीम भेजें जी वर्ल्ड कप में। इनको ही भेजें बस पूरी की पूरी। और फिर वो बच्चा चला है समीर बिनास हमारा, 76 रन बनाया उसने। तो ही इज ऑलवेज गुड। हाँ यार, हमें अच्छा प्लेयर ये होता है जो हमेशा, चलो बहुत कम हो के कभी अच्छा खेले, लेकिन अच्छा नॉर्मली खेलना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे। अगर हम सेलेक्टर होते तो हम तो फौरन समीर को कहते हैं बस आ जाओ इधर, रिपोर्ट करो श्रीलंका में तुम, है ना? सही बात है ना? वर्ल्ड कप के लिए 7 तारीख को वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है बस नेक्स्ट मंथ की। इज ही इन द टीम? तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। डोंट टेल मी। नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं है ना, हम यही तो कह रहे हैं ना। अभी नुमान भाई हमारे साथ हो गए, नुमान नियाज, तो उनसे 2-3 चीजें हमने पूछनी है। अंडर 19 की परफॉर्मेंस भी और टीम पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं वर्ल्ड कप, और इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहाँ एक वायरस भी आ गया है, तो वो अगर बढ़ गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी जरा। अच्छा, और इंडियन मीडिया कह रहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ वायरस नहीं आया, बांग्लादेश में वायरस आया, वो मान ही नहीं रहे। तो इस बात का भी जो है ना इल्जाम उन्होंने वहां लगा दिया, उसमें कितनी सच्चाई है वो भी हम आज बात करेंगे इस पे। बिल्कुल ऐसे ही। और टीम पाकिस्तान का अभी तक फैसला नहीं हुआ है, अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया है, तो उस पर भी नुमान भाई का एक मौक़िफ़ है, वो भी पूछेंगे क्यों ऐसा वो कह रहे हैं। लग रहा है कुछ ऐसे कि नुमान भाई समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान नहीं ना जाए तो अच्छा है। नहीं, नुमान नियाज बहुत सच्ची बड़ी बोल्ड बात करते हैं, डरते किसी से नहीं। तो देखते हैं कि अभी उनका क्या जो मौक़िफ़ है इस डेवलपमेंट के बारे में। अच्छा, फिर हम बात करेंगे वेदर और इस मुतालिक कुछ वायरल डिजीज, ठीक है, नज़ला, जुकाम, खांसी, सर्दी, कंजेशन, निमोनिया और सांस की बीमारियां, तो ये इस वेदर में क्या अभी और बढ़ेंगी। अच्छा पता है क्या हो रहा है कि मैं देख रही हूँ जो बीमार हैं ठीक नहीं हो रहे, लंबी चल रही है बीमारी। एंटीबायोटिक्स भी लोग ले रहे हैं, खुद से भी, डॉक्टर भी जो दे रहे हैं जिन मखसूस केसेस में, ठीक नहीं हो रहे लोग। जी, हालांकि बारिश भी हुई थी, उसके बाद हम ये समझ रहे थे कि ये तो थोड़ा कम होगा ये वायरल इन्फेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर बसंत का कुछ दिखाएंगे मनाजिर आपको। 8 तारीख से 6-7-8 मेरे ख्याल ये डेट्स है, तो लाहौर में बसंत मनाई जाएगी, लेकिन बड़े स्ट्रिक्ट कानून है भाई, जरूरी है, कानून बड़े स्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट। वरना देखिए मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल मसला ना बन जाए। अगर कोई जो कि होता है कि हमेशा जब भी बसंत होती है हादसे होते हैं, और ये अगर कोई भी हादसा हुआ तो इनके ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर आएगा ऑपोजिशन का। तो आई थिंक दे आर टेकिंग ऑल मेजर्स। और बसंत हो क्यों रही है? क्या ये लोगों की फरमाइश है या गवर्नमेंट का अरमान है और उनका शौक है? लेकिन कुछ कवानीन ऐसे, कुछ ऐसे भी है यार जो समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया ना। वो लग रहा है कि कोई वजह है जिसकी बुनियाद पे ये काम किया। नहीं, वो चाहते नहीं है कि कोई भी जो है ना कोई हादसा, कोई मसला हो और या पॉलिटिसाइज्ड हो। लेकिन देखें कि कितनी बड़ी बात है कि आफ्टर 2 decades, मोर देन 2 decades, बसंत इज बैक। वो दिन जब क्या कहते हैं ना, आसमान जमीन हर जगह रंग ही रंग होता है, शोर, मौसीकी, म्यूजिक, ढोल धमाका, रौनक लाहौर की वापस आ रही है विद प्रिकॉशन। रौनक है, लाइट्स है, चाय चल रही है और सूप चल रहा है। मतलब फेस्टिवल की दुनिया से लोग आते थे बसंत के टाइम पे यहाँ पाकिस्तान में। हमने यूसुफ सली की जो है ना हवेली में, वहाँ भी बसंत अटेंड की हुई है, जिसमें इंडिया से बहुत आर्टिस्ट आते थे, दुनिया भर से लोग आते थे। तो ये अब वो चाह रहे हैं कि फेस्टिविटीज दोबारा से तो इन रौनकों की भी बात होगी। और उसके बाद जब हम आएंगे नेक्स्ट आवर में, तो फिर वेदर और ये क्लाइमेट चेंज जो है यूएस में हम देख रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर है, और यूएस के लोग भी ये कह रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि ऐसी सर्दी और इतना टेम्परेचर 49-50 माइनस चला जाए तो ये क्लाइमेट चेंज किस तरफ लेके जा रहा है, पूरी दुनिया इससे मुतासर होने वाली है। ट्रम्प नहीं मान रहे, वो कह रहे होंगे कि वैसे आर्टिफिशियल स्नो है, क्लाइमेट चेंज तो कुछ है नहीं, मसला तो कुछ नहीं उनको लग रहा। लेकिन ये कि एक्चुअली स्टेट ऑफ इमरजेंसी ही है बहुत सारे मुल्कों में, क्योंकि एबनॉर्मल स्नो और फिर ये कि तूफान ये बहुत ज्यादा हो गया, तो लोग स्टॉकअप भी कर रहे हैं अपने घरों को, चीजें रख रहे हैं इमरजेंसी के, इन केस जिंदगी मफलूज है, बहुत मुश्किल हो गया। इवन आप सोचो घर से निकलना और गाड़ी तक जाना, और कह रहे हैं विद इन मिनट्स 15-20 मिनट्स में आपको फ्रॉस्टबाइट हो सकता है। इतनी खतरनाक पानी की जो वो पाइप्स है उसमें पानी फ्रीज हो रहा है। तो हाउ टू स्टे वार्म, हाउ टू गो अबाउट अपनी नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन से बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे। ये तो हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर ज़ैनब नईम, उनसे हम बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज पर बात होगी, और फिर हमारे साथ मेट ऑफिस से भी होंगे कि पाकिस्तान में कैसा मौसम रहेगा, कितनी सर्दी भी बढ़ेगी या फिर सर्दी जा रही है। और फिर हमने क्या बात करनी है, फिर हमारे साथ एक मॉडल एक्ट्रेस है हमारे साथ जी, एक न्यू कमर्स को हमेशा बड़ा मैं इनकरेज करती हूँ, चाहे दूसरा शो हो या यहाँ भी, ऑलवेज सपोर्टिंग न्यू टैलेंट। और फिर ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं जो कि अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए अपना शहर छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं टू परस्यू देयर ड्रीम। तो एक्टर्स जो दूर शहरों से आते हैं कराची में, बिकॉज हब है यहाँ, एक्टिंग ड्रामा सब कुछ यहाँ हो रहा है,
तो वो जब यहाँ आती हैं बच्चियाँ या बच्चे, उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं? बिकॉज ऑब्वियली अच्छा घर से नहीं कुछ पैसे लेते, ये बच्चे कहते हैं कि नहीं हम कुछ बन के दिखाएंगे, जो अर्न करेंगे उसी से घर चलाएंगे, मैनेज करेंगे, तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं? घर वालों की सपोर्ट भी ना हो, फिर तो ये हम जरूर आपसे मुलाकात वेरी गुड एक्टर कर्जे जान में आपने इनको देखा होगा। नाम बताए थे साथ में ये कि अभी भी कौन सा वो है शरपसंद, उसमें नर्स बनी हुई है बच्ची, शी डांसेस वेरी वेल, नैना ब्लैक एंड एक्सक्विजिट लुकिंग, शी इज सो अट्रैक्टिव माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। तो हम नैना ब्लैक से, नाम भी यूनिक है, व्हाई नैना ब्लैक, तो बात करेंगे उससे कि क्या उसकी मुश्किलात और स्ट्रगल्स क्या हैं। जी, तो सबसे पहले हम जरा क्रिकेट की बात हो जाए। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुपर 6 मरहले के आम मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है, बआसानी हरा दिया है। समीर मिनाज ने अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी 111 रन पर रिस्ट्रिक्ट किया न्यूजीलैंड की टीम को और आसानी से हदफ हासिल किया। और इसके साथ साथ दीगर भी कुछ बातें करनी है हमने। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नुमान नियाज ने में ज्वाइन किया। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, ऑलवेज अ प्लेजर जी, ऑलवेज अ प्लेजर। सर अच्छा मुझे बताएं, आपकी बहुत मैं बात सुन रहा था, आपने कोशिश, मैंने एक टीम से ही कहा था कि भाई नुमान भाई को लें, क्या मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ना जाए क्या वर्ल्ड कप में? वो क्या रहा है, क्यों आप चाह रहे हैं ऐसा? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उनको नहीं जाना चाहिए और बायकॉट कर देना चाहिए। नुमान भाई दैट मेक्स द टू ऑफ अस, बिल्कुल मैं भी यही कहती हूँ। अच्छा, दिल की बात। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है ना, वो फीफा है, वो चलती है, वो गवर्निंग बॉडी है, वो अपने लॉज और डिक्टेशन पे चलती है। लेकिन जो आईसीसी है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि फुल मेंबर बोर्ड्स 12 हैं जिनकी तादाद, उनके सिंगल वोट पे चलती है, यानी कि हर एक का एक वोट होता है। सो दैट मेक्स बांग्लादेश इक्वल टू इंडिया, इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान या इंग्लैंड। सो ये डेमोक्रेसी पे है। और जो ये बोस्ट करते हैं आईसीसी, उनका मैंडेट है कि ये न्यूट्रल कस्टोडियन होंगे, होस्ट बोर्ड एक्टिविटी को देखेंगे, टूर्नामेंट इंटेग्रिटी को देखेंगे, ब्रॉडकास्ट कमिटमेंट्स को देखेंगे, कमर्शियल डिस्ट्रप्शन थ्रेशोल्ड्स को मेजर करेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि गो के ये तो जब से फाइनेंशियल मसल आया था इंडिया का इन 2002-2003, तब से ये शुरू हो गए थे। इन्होंने माइक डेनिस वाला अफेयर जो है इन साउथ अफ्रीका, दैट वाज मिजरेबल, जहाँ पे इन्होंने अपनी डिक्टेट करके तो कंडीशंस मनवाने की कोशिश की थी। फिर मॉन्की गेट स्कैंडल, एंड्रू साइमंड्स का 2007, जहाँ पे हरभजन सिंह पिनलाइज हुए, लेकिन बीसीसीआई ने थ्रेटन कर दिया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि वो बायलैटरल सीरीज नहीं करेंगे। तो ये सारी इकोनॉमिक्स की बात बन गई थी। बट अब जब से मोदी साहब की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट आई है और जय शाह जो है वो चेयरमैन बने, चेयर पे आए हैं, और उन्होंने अपना हैंड पिक संजोग गुप्ता सीईओ रखा हुआ है, वो भी इंडिया का। तो अब ये जो आईसीसी है, ये शारदा उरल है, बड़ी जबरदस्त जर्नलिस्ट इंडिया की, उन्होंने बड़ा आला इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि आपकी जो आईसीसी है वो एक्चुअली बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है, और सही बात। अब हेगेमोनिक प्रेजेंस बन गई है इंडिया की, और इंडिया टेक्निकली वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट ओन कर रहा है और एज ए प्राइवेट एंटिटी चलाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे बोर्ड इनके बन गए हैं, लैपडॉग्स और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह ये टेल वैगर्स हो गए हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक्स इन पे डिपेंडेंट होती है। बायलैटरल सीरीज हो या आईपीएल का इतना बड़ा सारे नहीं सर, ये तो है, ये तो वाजे आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान को क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ आगे अभी है कहानी। सर सुनते लगो सर, अभी बहुत चीजें भी डिस्कस करनी है ना आपसे। नहीं, वो आप क्रिकेट को इस वक्त छोड़ें, ये बहुत सीरियस इशू है। अच्छा, चलें, प्लीज कैरी ऑन। पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो बायकॉट वर्ल्ड कप का करने का मतलब है टू एक्सपोज द फॉल्ट लाइंस इन ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस, जहां पे डायरेक्टली आप चैलेंज करेंगे इन जुडिशियस कंसंट्रेशन ऑफ पावर बाय इंडिया। अब अगर आप नहीं करते तो अब आपको इस बार 2025 में तो उन्होंने आपकी बात मान ली, मेंबर बोर्ड ने आपको सपोर्ट करके न्यूट्रल वेन्यू दे दिया। 2027 में दोबारा इन्होंने ग्रांट्स के जो है ना मोड को चेंज करना है, तो वो जब रैंकिंग बेस पे लाएंगे तो आपकी जो 34-35 मिलियन डॉलर की ग्रांट होती है वो आधी हो जाएगी। उन्होंने आपको हिट करना ही करना है। जय शाह इज देयर फॉर 6 years, नॉट फॉर 3 years, और उनका एक पाकिस्तान इज देयर जो उनको इरिटेट करता है। पॉलिटिक्स इंडिया लेके आया, नो हैंड शेक्स, उसके बाद ट्रॉफी को एक्सेप्ट ना करना, ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिस्ट्रीब्यूट, वो तो हो गया। अब पाकिस्तान की क्यों इतनी स्ट्रांग पोजीशन है? बांग्लादेश का जो 14-2 हुआ है उससे क्रिकेट की डायनामिक्स डिफाइन हो गई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश एक तरफ आइसोलेटेड खड़े हैं और बाकी 12 जो है वो इंडिया की सबसर्वियंस के लिए तैयार हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो अब आपके पास टूल क्या है?
टूल ये है कि आप क्रिकेट की पेडिग्री पे ना जाएं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो रेलिंक्विशिंग एट नंबर 7 इन T20 रैंकिंग्स, हम इंडिया से मैचेस हार जाते हैं। याद रखिएगा, इंडिया पाकिस्तान का जो एक मैच है, एक मैच इन इंडिया, वन ब्रॉडकास्ट चैनल, वो 10 सेकंड का जो कमर्शियल एयर टाइम स्लॉट है वो $18,750 का बिकता है। यानी कि एक मैच एक चैनल का $5.27 मिलियन कमा के इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को देता है, और 4 से 6 मिलियन डिजिटल के हैं और 40 से 50 मिलियन की अदर स्पॉन्सरशिप्स एक मैच की होती हैं। जहां तक व्यूअरशिप का ताल्लुक है, 2021 के वर्ल्ड कप में 167 मिलियन व्यूअरशिप थी एक मैच की, और 2023 का वर्ल्ड कप का मैच जो उसमें 256 मिलियन व्यूअरशिप थी। 2025 का जो बसीदा सा मैच हुआ था, जो पाकिस्तान वन साइडेड हार गया था इंडिया से यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी का, वो कंटार पे नंबर 2 था। तो आपका जो ब्रांड इक्विटी मसल है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ड्रॉ करते हैं इनके जो हैं, अल्लाह भला करे, ब्रॉडकास्टर्स के और मीडिया हाउसेस की चीखें निकल जाएंगी, और आईसीसी के फ्रेमवर्क में आप इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर नहीं चल सकते। इसका एविडेंस ये है कि 2017 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें पाकिस्तान नंबर 8 था, इंडिया नंबर 1 था, दोनों डिफरेंट पूल में थे। नहीं नोमान भाई, ये सब बातें सही है, मुझे बताएं कि अभी तो आपको न्यूट्रल वेन्यू भी दे दिया उन्होंने वर्ल्ड कप में, आपका तो इशू कोई नहीं था। नहीं भाईजान आपको बात ही नहीं समझ आ रही। नहीं मुझे आ रही, ये जो वोटिंग हुई है बांग्लादेश के अगेंस्ट 14-2, उसने क्रिकेट की डायनामिक्स को डिफाइन कर दिया है कि आईसीसी कुछ भी नहीं है। आईसीसी एक टूल बन गया पॉलिटिकल, और आप सारे अब सबसे टू इंडियन क्रिकेट हेगेमोनी। तो ये तो सर, ये तो पहले से नहीं पता था, हम सबको पता था ये बिग 3 का सारा मामला, हमें वो तो पहले से पता था ये। बट नाउ इज द टाइम ना, क्योंकि वर्ल्ड कप वहां वो होस्ट कर रहे हैं, तो उनको उनकी जो रिप्यूट है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली इवेंट नोमान भाई, अभी बहुत इवेंट्स आ रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया आपके पास नहीं आता, आपके पास साउथ, या तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान एक साइड खड़े होते ना, बांग्लादेश आपके साथ खड़ा है, श्रीलंका भी नहीं है, आपके रीजन की अफगानिस्तान भी नहीं है। आपको फिर बात नहीं समझ आ रही, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा, उसका क्या लेना देना है इस मसले से। पाकिस्तान का जो विड्रॉल है वो क्रिकेट के इकोनॉमिक मैट्रिक्स को हिला के रख देगा। आगे जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, आगे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होनी है बांग्लादेश और इंडिया में, और आप जो है अगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलता, जैसे इंडिया पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, तो आईसीसी टूर्नामेंट्स ग्लोबल नहीं हो पाएंगे। और आईसीसी पे प्रेशर पड़ेगा नोमान भाई, कि जेशा के भी तो दुश्मन वहां बैठे होंगे ना, वो कहेंगे यू आर रूइनिंग आईसीसी, यहां से निकलो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर ये हो जाएगा ठीक है, लॉस हो जाएगा आईसीसी को, सबको हो जाएगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी, पाकिस्तान को भी लॉस होगा थोड़ा बहुत, इससे क्या हो जाएगा आगे मुझे बताएं नोमान भाई। प्रेशर, क्या प्रेशर डाल के क्या मिल जाएगा? इससे भाईजान ये हो जाएगा कि विड्रॉ करेगा इंडिया बोर्ड की जो डायरेक्ट इंटरवेंशन है बीसीसीआई, गेम की न्यूट्रलिटी वापस आएगी, क्योंकि आईसीसी कहेगा हाथ जोड़ के कि भाईजान ग्लोबल टूर्नामेंट पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकते। ठीक हो गया, साउथ एशिया का सैंपल साइज श्रिंक हो जाएगा। अभी भी हिम्मत उठानी पड़ी आईसीसी को कि एक एसोसिएट मेंबर रिप्लेस कर रहा है उनकी जो पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिविटी में बांग्लादेश को। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी वेयर पाकिस्तान becomes a very strong cog in international cricket, वरना आप भी टेल नहीं सर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कोई इशू नहीं है आपके पास, अभी कोई इशू नहीं है आपके पास। आप ये बॉयकॉट करके, आप ये बॉयकॉट करके, एक मिनट, इंडिया पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलता? क्योंकि नहीं खेलता बायलैटरल सीरीज, क्या वजह है? क्योंकि उसकी पावर है, वो आईसीसी को कंट्रोल करता है, वो अपनी मर्जी से, दे आर कॉलिंग द शॉट्स इन आईसीसी, कोई भी नहीं है उसकी कोई पावर नहीं है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट परमिशन होता है। आपके जो पिछले चेयरमैन हैं वो हम आपकी तरह अमन की फाख्ता को देखते थे और स्पोर्ट्स के जो एसेंस को देखने की कोशिश करते थे, वो आपको डिक्टेट करते रहे। वो आपको 2012 में बुलाने के बाद वो पिछले 14 साल में आपकी तरफ मुड़ के नहीं उन्होंने देखा। ये आपका वाइस चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो कि क्योंकि इनकी पावर भी है एज ए फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। मुझे एक बात है, अगर ये हो जाता है और आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया कहता है हम पाकिस्तान नहीं आएंगे,
साउथ क्यों अफ्रीका को भी कहता अपने भाई? साथ मिलाते I हैं। don't क्यों think so. क्यों सर, क्यों नहीं कहेगा? जब यही तो बात है सर। सर आपका इंग्लैंड अगर आपका बॉयकॉट कर दे फिर? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आप फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं। मैं इसलिए हो रहा हूं सर, एक इवेंट है, फैंस देखना चाहते हैं, आपकी टीम जानी नहीं, चाहिए, लेकिन- क्रिकेट और है। सर- हमारा ये वाहिद और सर, मौका है फैंस- जिसमें वी कैन मेक अ आप स्टेटमेंट। सर- उनको नुकसान सर होगा। फैन- ये वेन्यू आप कौन सर सा है फैन- जो लोग एक पाकिस्तान मिनट, इंडिया को नेगेटिव देखने आ रहे स्ट्रैटेजी हैं? है ये, नेगेटिव एक टैक्टिक मिनट है सर, ये, ये नेगेटिव बिल्कुल टैक्टिक। सही है। सर आप फैंस को छोड़ें, इस वक्त जो इम्पोर्टेंट और इंटेग्रल चीज है वो आप समझने की कोशिश करें कि आईसीसी का जो 70% 63% बजट है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है, ब्रॉडकास्ट बिल्कुल से। सही। वो जब नहीं आएगा तो फिर तो तकलीफ जो होगी। आपके बाकी बोर्ड्स हैं उनकी भी चीखें निकलेंगी। Exactly. वो बायलैटरल सीरीज तक रह जाएंगे और आपकी पोजीशन होगी कि आप कहेंगे हाँ भी अब हम भी आ रहे हैं, हमें 5 टेस्ट मैच दो टेस्ट मैच ना दो जैसे इंडिया को। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने खेलना, आप जाएं खेल लें, ठीक है। आपके 2027 में वो कटौती करके 50% कर देंगे आपकी जो है अपना ग्रांट, और उसके बाद इंडिया कहेगा कि भाईजान अब आपको न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं देना, आओ ना इंडिया उन खेलो। तो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, आपकी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स जहाँ पे वो आपको एक्यूज करते हैं टेररिज्म का, और वो सारी चीजें वो प्रधान बन के दुनिया की क्रिकेट को चलाएगा। नहीं, आप और शुरू नुमान भाई करें। बदनामी कितनी है कि वर्ल्ड कप आप होस्ट कर रहे थे, 2 टीमें नहीं आई, 2 टीमों ने बायकॉट कर दिया। आपका हिस्ट्री में नाम जाएगा आपका कि ऐसा जी वर्ल्ड कप था जिसमें आई नहीं टीम्स। वर्ल्ड कप पाकिस्तान को Flop. पता कौन रिप्लेस करेगा? एंड दिस विल 21 फ्लॉप युगांडा। बैडली। बिल्कुल ऐसा युगांडा। लॉस होगा इनको, और यही वो मौका, यही वो चीज है जिससे आईसीसी पे प्रेशर पड़ेगा। तो मेरा अगर भाई ये प्रेशर बात है। पड़ना होता ना, ये बहुत पहले पड़ चुका नहीं, होता। अब पड़ेगा, वर्ल्ड ये कप अब हो प्रेशर रहा अगर है। पड़ना होता ना तो ये सर, बहुत पहले पड़ चुका होता। सर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तब आप प्रेशर डालना नहीं चाहते थे। जी। आपके जितने भी आउटगोइंग This चेयरमैन is the हैं time. वो अभी चलते आपने थे। प्रेशर डाला था, मैच रेफरी का प्रेशर डाला था आपने, हम नहीं खेलेंगे जी, हम नहीं खेलेंगे मैच रेफरी अगर ये होगा। वही मैच आपने रेफरी गलत- हुआ, वही आपने मैचेस खेले, और अभी आपको जाना है, टीम जाएगी आपकी। नो, आप देखेंगे नो, आपकी एक टीम मिनट, जाएगी, एक मिनट। मैं समझता हूं। नो, एक मिनट। आपने गलत किया था उस वक्त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वॉयलेट नहीं कर सकता जो एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स हैं आईसीसी के। आप मैच रेफरी की जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आपकी फ्लिमजी ग्राउंड्स थी, आपकी जो आपको ये सोचने की जरूरत है। नहीं लेके गए ना वो, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की ना, उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली, आपने नहीं दी, क्या हुआ? नहीं तो इसके ग्राउंड्स क्या हैं नुमान भाई? इससे पहले आपको याद नहीं है जब पहले अच्छा, टूर्नामेंट सर। हुआ? सुने, सर, आप- हमारे सर, साथ आप एक सही- मोहसिन नकवी साहब ने नहीं, सर। साइन किया कि भाई आप नहीं, आओगे सर। तो न्यूट्रल पे खेलेंगे, ओ, सर, हम जाएंगे तो सर, न्यूट्रल आप पे सही- खेलेंगे। वही हो सर, रहा है। आप सही कह रहे हैं सर, हम सही कह रहे हैं। हमें इंडिया को भाई भाई बना लेना चाहिए, 10th में को भूल जाना चाहिए, सलूट मार के उनकी सबसर्विएंट लेनी चाहिए और कहना चाहिए भाईजान जो आप कहेंगे हम करेंगे। नहीं अभी तो आपको न्यूट्रल नहीं, वेन्यू नहीं, दे दिया था ना उन्होंने नहीं, सर। बात अब वो नहीं ऐसी है, बात बात कोई वो इशू नहीं नहीं था। है। Big न्यूट्रल picture वेन्यू जो है, क्यों big दिया? picture। बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया? आपको क्यों दिया न्यूट्रल वेन्यू? बांग्लादेश से हमारा क्या था? हमारा बांग्लादेश ने कब सपोर्ट किया नुमान भाई? आप खुद मुझे बताएं। यार, आपके पास I don't स्टैटिस्टिक्स know. होते हैं। You are just arguing for the sake of argument. आप मेरी बात तो समझें। और भाईजान बांग्लादेश को 14-2 से रिजेक्ट किया, ठीक है, आपको नहीं किया। आपकी इतनी मसल पावर थी फाइनेंशियल कि आईसीसी डरा और उसने कहा कि आपको न्यूट्रल वेन्यू देते हैं। आई समझ में? इसलिए दिया कि और आपकी मसल बिल्कुल। पावर है। बिल्कुल सही। और अब ये टाइम सही है ना नुमान भाई, वो वक्त अलग जब- था। अब इंडिया के अंदर वो होस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप। जब नाउ वो- इज द टाइम टू जब- मेक अ स्टेटमेंट, जब टू वो स्ट्राइक। इस बिल्कुल वक्त वो रेटिंग्स की बेसिस पे आपकी ग्रांट्स को अबॉलिश करेंगे और फिर वो कोर्स करेंगे बाकी टीम्स को नॉट टू टूर पाकिस्तान, और आपकी क्रिकेट दोबारा जब आइसोलेट होने भाई जाएगी। वर्ल्ड कप जीत के आओ ना। अगर टीम में दम है तो वर्ल्ड जाओ कप जाके नहीं वर्ल्ड जीत कप सकते। जीत के आओ, नहीं उनके है मुंह दम। से निकालो वर्ल्ड नहीं है कप। दम। और फिर उसके आपकी बाद टीम- कौन आपको इरिलेवेंट कर सकता है, कौन आपको साइडलाइन कर सकता है, हम देखते हैं। आपकी आप टीम वहाँ में कोई रेफरीज दम देखिएगा कैसे बस वही ना, क्या कोई टीम में कोई दम कॉम्प्रोमाइज नहीं। होंगे रेफरीज। वो क्या करेंगे? वो जीतने देंगे लेकिन वही पाकिस्तान बात आ को? गई ना, आपकी टीम में कोई दम नहीं है। नहीं, जीतने ही नहीं देंगे। आपका अगर इतना T20 pressure वर्ल्ड कप और- भी आपके पास होता, वनडे वर्ल्ड कप भी आपके, मैं देखता कैसे आपको मैं तो कह रही हूँ कि अगर इनको नुकसान होता है, आईसीसी पे प्रेशर पड़ता है, देन यस वी शुड नॉट बी इन द वर्ल्ड कप। सर आप फिर भी डिक्टेट होंगे। जी आपको बिल्कुल शायद- बिल्कुल होंगे नुमान भाई, खुल्लम खुल्ला होंगे। बिल्कुल आई एम विद यू। अब देखते हैं कि और तो आप कमेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया- करें लोग एक मिनट कि वो किस तरफ है। इसका जवाब ये है कि ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप का वो चैंपियन है, वो सलूट मारता है इंडिया को। क्या कर लेता है ऑस्ट्रेलिया? नहीं बचा सका था एंड्रयू साइमंड्स को। हरभजन सिंह का डिसीजन चेंज हुआ था,
ये वर्ल्ड कप जीतने से कुछ नहीं होता। ये आप जब तक पावर इकोनॉमिक्स में नहीं आएंगे Yes, और पावर पॉलिटिक्स बस नहीं ये पेचा खेलेंगे। पड़ गया अनुमान भाई, मैंने अपने से कहीं ज्यादा बड़े रेसलर से पेचा ले लिया है, लेकिन अब देखते हैं होता क्या। एक छोटा बॉक्सर बहुत इधर भी शुक्रिया, है, आपने वक्त दिया। एक इधर भी और बॉक्सर मैं है। ये भी मानता हूँ कि आपकी देखें गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वील ऑल एग्री। Exactly. आप चले जाएं, आप खेल लें, आप हजीमत उठा लें, आप आगे से आपका स्टेटस अफगानिस्तान और श्रीलंका का होगा, बस कर लें, आपकी चॉइस है, खुश रहें। बस ये चले, मैसेज मेरा नौमान भी भाई, बहुत मोहसिन शुक्रिया, नकवी आपने साहब वक्त को दिया हमें। पहुंचा दें, नौमान भाई कह दें हाँ। कि हम दो भी फेवर में नहीं, और बाकी मुझे लगता है कि ये हिट बैक करने मैं का फेवर में सही बिल्कुल सही टाइम है कि हम लोग जो है बाइकआउट करें और नहीं जाएं, मैं फेवर में हूं। क्योंकि आईसीसी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। उनको भी सबक मिले, उनके ऊपर भी प्रेशर आए कि बड़ी शर्म की बात है कि वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे थे और 2 कंट्रीज जो है नहीं आई आपके पास। अच्छा, मैं इसके फेवर में हूं, मुझे लगता है कि सही फैसला होगा और पाकिस्तान टीम जाएगी, मुझे लगता देखिए है। फैसला तो जो भी होगा हम एक उनके ब्रेक के साथ बाद वापस हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाते तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। उससे आगे के जो असरात हैं बहुत अच्छे होंगे सबके आगे लिए। ब्रेक के बाद हम Because देखते हैं हमारे असरात क्या होंगे क्रिकेट इसके जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिग गे एक्सप्लॉइट हो रही है शदीद। आईसीसी में जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है उसको खत्म होना चाहिए। दिस विल बी द राइट स्ट्राइक पावर गेन फ्रॉम पाकिस्तान। मैचेस जीत के यार हमारी लड़ाई हो गई है, बस बंद करो भाई, ब्रेक लो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पहली दफ़ा हुआ है कि जी इख्तलाफ हुआ है शदीद ज़ुहैब और मेरी सोच में, हमारे बयान में, और बस फड्डा ही हो गया एक तरह। नुमान भाई को साथ मिला लिया आपने। मुझे इतने जहर लग रहा है अभी ज़ुहैब, मैं कैसे शो करूंगी। आज बड़ा शदीद भी हमारा इख्तलाफ हो गया रियली। मुझे आप लोग भी कमेंट से बताएं किसकी साइड लेंगे, और लॉजिक के साथ ऑनेस्टली, क्योंकि आई थिंक जब इंडिया को लेके बात आती है तो हम जज्बाती भी हो जाते हैं, हिस्ट्री है। और जिस तरह से वो बार बार हमें दबाने की कोशिश करते हैं, आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, हमारे इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं। देखें ना ज़रा आप मीडिया, मैं एक्चुअली देखती हूँ, मैं इंडियन न्यूज़ देखती हूँ ये देखने के लिए कि भाई ये लोग ये क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। लेकिन देखे ना, ऐसे अगेंस्ट ऑल ऑड्स जब आप जाएंगे और लड़के टीम ट्रॉफी लेकर आएगी तो क्या बात है उसकी, फिर वो मजा क्या होगा। टीम जाए क्यों, वो मैं भी तो और कहती हूँ बात वो है करो ना। जिसमें दुश्मन का नुकसान भी हो और एक स्टेटमेंट भी आप बनाएं। तो हाँ, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो आईसीसी को लॉस होगा, इंडिया को लॉस होगा, बहुत अच्छी बात है। और फिर उससे क्या होता है कि आगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है, कुर्बानी है, लॉस हमारा भी हो शायद, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्रिकेट को फ़ायदा है। और ये जो उनके लोगों का इतना इन्फ्लुएंस आ गया है आईसीसी पे, ये पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, दिस शुड एंड। अभी देखें- आईसीसी नाउ, अभी देखते हैं ये होता क्या क्या है। बात हो रही है भाई। अभी तो इवेंट्स आ रहे हैं क्रिकेट के, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी है, अब क्रिकेट की बात ज्यादा होगी। लेकिन ये कि अब हम जरा क्रिकेट से हटके मौसम की थोड़ी सी बात करते हैं। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, इसके बाद बच्चों में मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। और बच्चों पीडियाट्रिक डॉक्टर ये बता रहे हैं कि दर्जा हरारत के बायस नज़ला, जुकाम, खांसी और ये सारी बच्चों में अलामत हैं, और हॉस्पिटल में काफ़ी रश भी है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हमें ज्वाइन किया है सईद खान साहब ने, और वो हमें बताएंगे कि यानी क्या होना चाहिए और इस वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने वक्त दिया हमें। सर मुझे कहेगा, एक सर्दी में खासतौर पे बीमारियां होती हैं, बारिश हो गई थी कराची में, और ये कहते ही है कि बारिश के बाद ये मौसमी बीमारियां जरा खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब एंड नादिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यकीनन जो सर्दियां है ये सर्दियों की बीमारियां लेके आती है, जिसमें मौसमी जो बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस तरह के अलामात के बेतहाशा बीमारियां मौसम के साथ होती है। लेकिन जब माहौल आलूदा हो और गंदगी ज़्यादा हो और क्लोज कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो तो उसमें ये बीमारी मज़ीद बढ़ जाती है। यकीनन बारिश जो है डस्ट को बिठा देती है तो निस्बतन बीमारी कम होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी कि माहौल पहले से साफ़ सुथरा और बीमारियां की जो एग्जिस्टेंस है वो कम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की आबादी इतनी ज़्यादा है और तरह तरह की बीमारियां मौजूद होती हैं, तो ये बिल्कुल कोई सिर्फ बटन की तरह नहीं है कि भाई फौरी तौर पे बीमारियां कम हो जाएंगी। वक्त थोड़ा सा लगेगा और मौसम की तब्दीली के साथ जो है मज़ीद इसमें कमी आएंगी। लेकिन इस वक्त सांस की काफ़ी सारी बीमारियां हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन सरफहरिस्त है इस वक्त, और फिर बैक्टीरियल जो नमूनिया के केसेस है वो काफ़ी सारे आ रहे हैं, खुसूसन बच्चों में। और स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं सर्दियों में उनको सुबह सुबह जाना पड़ता है और क्लोज कांटेक्ट क्योंकि रहता है, तो एक बच्चा अगर क्लास में बीमार हो तो दूसरों को बीमारी लग जाती है। इसी तरह जो बुजुर्ग अफराद है उनमें भी
बीमारियों की शिद्दत बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है। तो सांस की बीमारियाँ काफ़ी कॉमन है इस वक्त। और इस तरह जो जल्दी अमराज हैं, स्पेशली क्योंकि जल्द काफ़ी पानी लोग बहुत ज़्यादा नहीं पीते, उनको प्यास की फीलिंग नहीं होती, लेकिन प्यास लगती है, लेकिन उनको एहसास नहीं होता और पानी की कमी का शिकार होते जी हैं। तो जी जल्द काफ़ी खुश्क हो जाती है और स्किन के जो बीमारियाँ वो भी बढ़ जाती हैं। इस तरह अस्थमा, जिनको सांस की बीमारी होती है, या एलर्जी की जो कंडीशंस है वो भी बढ़ जाती जी जी। हैं। तो सफाई सुथराई का अगर हम ख्याल रखें और अच्छा, ये इस तरह निबलाइज खांसी करने नज़ल। से कितना फायदा होता है? वो लोग जो काफी अरसे से बीमार हैं, कंजेशन ठीक नहीं हो रही, निबलाइज कैसे करना चाहिए और वो कितना इफेक्टिव है? आपको डॉक्टर साहब, उसके लिए लोग जाते हैं हॉस्पिटल, जी जी। 500 रुपए ये दे रहे होते हैं, निबलाइज करके आ रहे होते हैं। मैं कहती हूँ उससे बेहतर है, अगर ऐसे फ्रीक्वेंट है तो आप कुछ खरीद लें उसको, क्योंकि नेबुलाइजर बहुत आता है बहुत हाँ। महंगे चार्जेस है। हाँ, हॉस्पिटल कितना चार्ज कर रहा है ऐसे, उनका तो कुछ भी नहीं जा रहा। क्यों पैसे लेते हैं निबलाइज करने के? हाँ, दो चीजें हैं। मतलब गैर जरूरी हॉस्पिटल जाने से अक्सर ये होता है कि एक बंदा बीमार होता है, दो मजीद बीमार होकर आ जाते हैं। लेकिन कम से कम ये कि डॉक्टर अगर तजवीज़ करें, पहले एक मुस्तनद डॉक्टर के तजवीज़ कुनिंदा जो अद्वियात होती है, निबुलाइज की अद्वियात है, वो भी उसके दार और उसका जो खास दवाई है वो निबुलाइजेशन के लिए, तो वो भी हाँ, दवाई के उस पैसे ले हिसाब से लें, लेनी मास्क के चाहिए। पैसे ले लें, नेबुलाइज के कौन पैसे लेता है? बिल्कुल, हाँ, मतलब लेकिन बड़ी ये कि ज्यादती है। गैर रश वाली जगह पे जाने से गैर ज़रूरी वैसे भी इज्तिनाब करना चाहिए, कि हॉस्पिटल वैसे भी काफ़ी सारे मरीज़ होते हैं, तो अगर बंदा जो जी मरीज़ नहीं डॉक्टर भी साहब, होता वो कितना जाता अच्छा है तो हो कि आपके। हॉस्पिटल्स में ऐसे कुछ काउंटर्स बने हो जिसमें जी बहुत सारी नेबुलाइज मशीन्स हो, और लोग जब तक वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना नेबुलाइज ही उनको कर दिया जाए, नर्सिंग स्टाफ करा दे कि कुछ तो वो बेहतर हो जाए। हाँ, कर सकते हैं ना, वैसी बिल्कुल, बात तो नहीं है, ऐसा अंदर भी जाके काफ़ी वही जगहों काम पे होना है, है। जो इमरजेंसी के जगह है वहाँ पे है, लेकिन क्योंकि तादाद इतनी ज़्यादा होती है, तो आपकी बात बिल्कुल एक ऐसे इकदाम नहीं है कि जो बिल्कुल। पेशेंट के लिए सहूलत हो जाए। और बहुत सारे चीज़ें ऐसी जो घर पे भी की जा सकती है, गैर ज़रूरी जो विजिट्स हैं उसको भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से जी घर पे भी नेबुलाइजेशन की जा सकती है, जो स्पेशली हर सीज़न में कुछ मरीजों को नेबुलाइजेशन की ज़रूरत पेश आती है। तो बर वक्त अगर अपने आप को एक तो वैक्सीनेशन लगा लें, जो फ्लू जी की जी। जी वैक्सीन्स हैं, क्योंकि वो काफ़ी पहले से अगर सर्दी आने से पहले वो लगाई जाए तो तो उनकी फायदेमंद ऐसे होती बच्चों है। को जिनको अच्छा, वो फ्लू निपा जो वायरस का फायदेमंद भी हो सकता है। मुझे जी डॉक्टर जी, साहब जरा थोड़ा वो सा भी अगर बताएंगे? आपकी इंफॉर्मेशन में है, नीपा वायरस भारत में आया और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फेटल भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, 100 के करीब लोगों को क्वारंटीन भी कर दिया गया है वहाँ पर। बिल्कुल। तो और ये ये आउटब्रेक कोविड की केरला तरह से का है। शुरू हुई है, 2025 के मिड में शुरू हुई, ओरिजिनेट हुई थी मलेशिया से बाय द वे, उसी और उस विलेज का नाम था जहाँ से शुरू हुई, नीपा उसके नाम पे है। तो जी, अब ये इंडिया में जो ये वायरस है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? ये बैट से बैट इसका से बिल्कुल, ताल्लुक है, एनिमल से। इसका ओरिजिन, और ये करता क्या है और कितनी तेजी से फैलता है सिम्टम्स? जी, बिल्कुल, ये एक ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है और पिछले सालों में भी ये कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे इंडिया में। लेकिन खुशकिस्मती से बहुत ज़्यादा फिर ये वर्ल्ड वाइड नहीं फैले, क्योंकि कोविड के बाद तो लोग काफ़ी डर गए थे कि कहीं भी 1-2 केसेस रिपोर्ट होते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि शायद ये पूरी दुनिया में ये बीमारी फैल जाएगी। अ, लेकिन अभी तक तो जो महदूद केसेस है वो इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं, और ये होता क्या है ज़ूनोटिक इसमें इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब? जब सिम्टम्स बताएं होता क्या है इसमें? ये भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मतलब सांस के जरिए फैलने वाली बीमारी है। और ये इसका ओरिजिन चमगादड़ या भेड़ से होता है, लेकिन जब इंसान में मुंतकिल होता है तो फिर इंसान से इंसान में मुंतकिल होता है, जिसमें शदीद बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, और इसमें जो नर्वस सिस्टम में वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। तो काफ़ी ये जानलेवा साबित हो सकती है। 50 से 70% रिपोर्टेड केसेस है जिसमें ये फेटल हो मरीज की सकता है, मौत भी और लाक हो पाकिस्तान सकती में है। तो ये रिपोर्ट नहीं होना डॉक्टर साहब अभी। अभी तक कोई केस पाकिस्तान में खुशकिस्मती से रिपोर्ट नहीं हुआ, और ये इंडिया कुछ महदूद जगहों पे उस वहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, लेकिन की जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है इसके जरिए बाकी जगहों पे ये फैल सकता है या मुंतकिल हो सकता है। तो काफ़ी जगहों पे ऑलरेडी इसकी जो स्क्रीनिंग है वो उसके अहकाम जारी कर दिए गए हैं, और जिन मरीजों में या जिन पैसेंजर में और कोई भी अलामात पाए जाते हैं तो उनको मजीद तशखीस के लिए रिकमेंड किया जाता है। सही और डॉक्टर कंटेजियस एक शख्स से दूसरे शख्स को एयरबॉर्न ऐसे लग जाएगा, या कांटेक्ट से उसको लगेगा? जी, जी, बिल्कुल, ये क्लोज़ कॉन्टैक्ट जो खाँस छींकने से जो मवाद जिस्म से या मुँह से ख़ारिज होता है,
वो जब मुतासर शख्स से दूसरे शख्स सांस के जरिए उनके जिस्म में दाखिल हो सकता है, क्लोज कॉन्टेक्ट से दाखिल हो सकता है। तो ओवरऑल हम कोविड के जो SOPs पे अमल दरामद मुसलसल अगर हम करते जाएं, तो वो जिसमें क्लोज कॉन्टेक्ट अवॉइड करें, मास्क का और इस्तेमाल केरला करें, इस वक्त केरला लोग जा भी नहीं रहे जहां इसका आउटब्रेक हुआ है। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। लेट 90s में ये मलेशिया में जो विलेज है निपा, उसमें हुआ और पिग्स में शुरू हुआ सबसे पहले, थ्रू बैट्स, समहाउ फ्रूट बैट्स पिग्स में आया, और फिर वैसे में दिखते हैं बहुत सारे वायरस में बैट्स, पिग्स, बिल्कुल ये एनिमल्स origin इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल ऐसे ही तो उसके बाद अभी जो इस वक्त है केरला में काफ़ी बुरा हाल है, और पास में जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ से जो लोग वहाँ भी अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन आप प्लीज़ अपने मीडिया में झूठ जो आप फैला रहे हैं इंडियन मीडिया में कि जी बांग्लादेश से वायरस इंडिया में आया। और परेशानी का बात ये है कि वर्ल्ड कप के लिए लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, और उनको भी तशवीश है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये चीज़ें देख रही है और उनकी तरफ से भी ये रिपोर्ट किया जा ये रहा तो है। मेरे जहन में ही नहीं आया कि कितने लोग ट्रैवल करेंगे इंडिया इस वक्त आएंगे, और कितने लोग अगर इससे अफेक्ट हो और वापस अपने मुल्क ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं। बसंत से मुताल्लिक थोड़े से मनाजिर आपको दिखाएंगे, क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या SOPs है। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वी आर बैक एंड सो इज बसंत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी हाँ, डेकेड्स के बाद बसंत दोबारा से जो है सेलिब्रेट होगी पाकिस्तान में, और आसमान जो है रंग से भर जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आसमान रंग से भर जाएगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए गए कि बसंत पर कोई मिसहैप ना हो। बिल्कुल, यानी डोर फिरने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, बाइक पर कोई जा रहा है तो धाती डोर का इस्तेमाल कतई तौर पर मना है। फिर उसके बाद आप इंजॉय करें, अपनी छतों पर इंजॉय करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी शख्सियत की तस्वीर पतंग पर नहीं होगी, किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर पतंग पर नहीं होगी, फिर कोई कॉन्फ्रंटेशन सियासी बुनियादों पर और किसी और बुनियाद पर नहीं होगी, नारेबाजी, सिर्फ इंजॉयमेंट होगा। और हुदूद क़यूद में रहते हुए, तो ऐसा रशद ने जॉइन किया है, बहुत अच्छी बात है, सख्ती होनी चाहिए। अच्छे कुछ गाने भी बैन है, 132 गाने बैन है, और वो गाने नहीं चलाए जा सकते डेक पर, जैसे कि खैर वो लंबी लिस्ट है, वो बताएंगे। ऐसा मुझे बताया कि क्या तैयारियां हो रही हैं बसंत से मुतालिक, और गाने भी बंद है भाई, नगदा कोका भी बंद किया हुआ है। ऐसा जरा हंस के बताएं तो खुशी का मौका है, जरा स्माइल प्लीज। जी बिल्कुल, नगदा कोका गाने पर पहले भी लाहौर में मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जिस वजह से अब जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस तरह की लिस्ट है जिसमें 132 गाने हैं जिन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बसंत मनाने के लिए लाहौरी खासे पुरजोश हैं, और जो जिंदा दिल शहरी हैं वो बसंत के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। बसंत की खुशी या इसकी जो इसका जुनून है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस तरह शादी हालों में जो 3 दिन का शादी का किराया बुक करते हैं, जिसकी तकरीबन टोटल मालियत बनती है तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए, इसी तरह अब लाहौर में अंदरून शहर की छतें बिकने लग गई हैं, किराए पर हासिल की जा रही हैं। तकरीबन जो छत की बुकिंग है वो 5 से 6 लाख रुपए सिर्फ बुकिंग, उसके बाद 3 दिन का अगर आपने खाना और दीगर मेन्यू है वो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का एक डायमंड पैकेज बन रहा है, जो कि अंदरून के जो शहरी उनकी जानिब से मुतारिफ करवाया गया है। इसी तरह दीगर प्लाजों की छतें हैं वो भी इसी तरह किराए पर हासिल की जा सकती हैं। तकरीबन 15 से 20 लाख का एक पैकेज है जिसको प्रीमियम पैकेज कहा गया है बसंत के लिए, जिसमें आपको गुड्डी डोर मुहैया की जाएगी, खाना मुहैया किया जाएगा, और सिटिंग अरेंजमेंट्स होंगे, बारबेक्यू का इंतजाम किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको मुहैया की जाएंगी, जो कि 20 से 25 लाख का एक प्रीमियम पैकेज अंदरून में, और उसका नज़ारा ये होगा कि आप शाही किले और बादशाह मस्जिद के इतराफ में जो है ये बिल्कुल बसंत ऐसा मुझे बताया कि पतंग की दुकानों को भी देखा जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत की तरफ से बताया गया कि ये दुकानें यहाँ से लेना है पतंगे, क्योंकि बहुत सी पिक्चर्स जी बिल्कुल QR कोड, क्या QR बिल्कुल QR कोड मुतारिफ करवाए गए हैं कि जिस डोर पर जो है वो रजिस्टर किए गए हैं, क्लाइड फ्लाइंग एसोसिएशन है फ्लाइंग की, उनके जो अहदेदार हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई गई है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। वहाँ पर जो रजिस्टर्ड होगा वही सिर्फ पतंगे डोर बेच सकेगा, और जो पतंगे हैं वो बाकायदा QR कोड के साथ बेची जाएंगी। जो भी वहाँ पर लेने जाएगा अगर उस पर QR कोड नहीं होगा तो वो पतंग नहीं बेच पाएगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उस दिन फ्री कर दी गई है। ऐसे हमने ऐसे सुना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई चार्ज नहीं होगा, बाइक्स के ऊपर पाबंदी है उस दिन, सही है? बिल्कुल ऐसा ही बताया गया। जो कि ऑनलाइन राइड हैं वो राइड्स बिल्कुल फ्री कर दी गई हैं, तकरीबन 5 से 8 जबरदस्त। ऐसा अभी तो खैर अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना,
अभी तो थोड़ा सा टाइम है ना, तो आपसे हम अरे, बात I करते think this रहेंगे, is good. बसंत की तैयारियों की बात होती बस। रहेगी। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भाई वो गाने कौन से हैं जो नहीं वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज़ुहैब, हम क्या बात जी, हम क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं और हमने पाकिस्तान में भी इस असरअंदाज होते देखा इसको कि बहुत ज़्यादा मतलब ड्राउट आया तो बहुत ज़्यादा आ गया और खुशहाली हो गई। उसके बाद सैलाब आया तो पूरे पंजाब को ही बहा के ले गया सैलाब। फिर उसके बाद बर्फबारी बहुत शदीद हो रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्री साइड हो रही है। फिर दुनिया में यूएस का वेदर आप देखें, शदीद बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी यूएस में मफलूज कर दिया है। बर्फबारी के बायस हादसात हुए हैं, 30 अफराद हलाक हो गए हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतें ऐसी हैं जहां सर्द हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी और बारिश जारी है। बर्फानी तूफान के बायस अमेरिका भर में 19,000 परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। तो ये क्या हो रहा है और ये मौसम की सख्तियां क्या मज़ीद बढ़ेंगी या कम होंगी और दुनिया क्या इक़दाम और विल इट गेट वर्स, जिसके जो हमें हमेशा कहते थे क्लाइमेट के ऊपर जो काम कर रहे थे इदारे कि भाई ये अगर ये पोल्यूशन वगैरह सारा कंट्रोल हमने नहीं किए, दरख्त जो हमने काट दिए हैं, सारा कुछ जो हम कर रहे हैं इसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ऐसा क्लाइमेट चेंज आएगा, दुनिया फ्रीज हो जाएगी, ऐसी बारिशें होंगी जो कंट्रोल नहीं होंगी, एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। तो क्या वो सिलसिला शुरू हो गया है और उसकी तबाहकारी जारी है? बिल्कुल ही हम जानेंगे। पाकिस्तान का मौसम कैसा है, इस पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर मेट ऑफिस अंजुम नज़ीर भाई ने, और हमें ज्वाइन किया है क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक बताएंगी डॉक्टर ज़ैनब नईम, एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त दिया हमें। पहले अंजुम भाई से बात कर रहे थे। अंजुम भाई, ज़रा पाकिस्तान के मौसम से मुताल्लिक बताइए, कितनी बर्फबारी अभी मजीद होनी है, वेदर चेंज कब होना है, आहिस्ता आहिस्ता मॉडरेट होगा? जी देखें, बहुत शुक्रिया। जो वेदर सिस्टम था ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से मूव हो चुका है। ताहम इंतहाई शुमारी इलाके जो हैं जिसमें जीबी के एरियाज शामिल हैं, यहाँ पर अभी भी क्लाउडीनेस मौजूद है और यहाँ पर मज़ीद बर्फ़बारी और बारिश हो सकती है। ताहम जो मुल्क के बकिया हिस्से हैं वहाँ से ऑलमोस्ट वेदर क्लियर हो चुका है और अब जो ठंड की शिद्दत है वो तकरीबन बरकरार रहेगी, स्पेशली अपर एरियाज़ में। और एक्सपेक्टेड यही है कि पाकिस्तान भर में जो ये सर्दी की लहर है ये एंड ऑफ जनवरी तक जो है वो बरकरार रहेगी। सदर्न हाफ में जो है वो स्टार्ट ऑफ फेब से जो है टेम्परेचर में जो थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड आएगा और हमारा जो वेदर है वो मुतदिल हो जाएगा। जी, तो अंजुम भाई, कोई एबनॉर्मल पैटर्न जो इन सर्दियों में आपने नोट किए हों डिफरेंट शहरों में पाकिस्तान के? देखिए, बात ये है कि एक मिथ डेवलप कर दी गई थी कि बिफोर द विंटर्स के जी ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि एज सच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो रेनफॉल्स हैं या जो स्नोफॉल अब तक जो भी हुई है वो बिलो नॉर्मल ही है जितनी इस सीज़न में अब तक होती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुए, कोई इंटेंसिव कोल्ड वेव नहीं आई है। इट इज़ यूजुअल वेदर। और अगर हम स्नोफॉल और रेनफॉल की बात करें तो दोनों अभी तक बिलो नॉर्मल ही हैं। अच्छा, तो जो सिंध में स्नोफॉल का हमने सुना, गोरख स्टेशन, हाँ वहाँ बहुत पहले हमने सुना था। बाद में जो बर्फ वो जो स्नोफॉल हो रही है ये नॉर्मल है? जी, ऑलमोस्ट 13 इयर्स के बाद घोरक हिल में स्नोफॉल हुई है। घोरक हिल इज हाई एल्टीट्यूड एरिया इन सिंध और यहाँ पर जब कभी कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम आता है तो यहाँ पे बर्फबारी हो जाती है। नो डाउट वाली बात है कि 13 इयर्स के बाद जो है यहाँ पर स्नोफॉल हुई है। तो सही ना unusual। और एबटाबाद में? एबटाबाद में तकरीबन 5 साल के बाद हुई। हाँ, तो थोड़े अनयूजुअल पैटर्न तो है ना। और ये नहीं, अनयूजुअल नहीं है। देखें, बात ये है कि एबटाबाद में पहले भी स्नोफॉल होती थी आफ्टर एवरी ईयर और 2 इयर्स। लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आप कह लें या कि राइजिंग ऑफ टेम्परेचर्स कह लें कि वो पैटर्न्स नहीं हो रहे। हमने ये देखना है कि जो हमारे यूजुअल पैटर्न से थे उनसे हम कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं। अभी हम पैटर्न से पीछे ही चल रहे हैं, आगे नहीं गए हैं। सही। और अच्छा, गर्मियों में ये पैटर्न फिर हमें देखना होगा कि अगर शदीद गर्मी आती है तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से और सैलाब बारिशें, सैलाब बारिशें वो भी आप प्रेडिक्ट करेंगे? मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह हमने इस्लामाबाद की विसिनिटी से वेजिटेशन कम की है, ये तो बड़ी आई एम अफ्रेड कि जो आने वाला टाइम है यानी कि ड्यूरिंग नेक्स्ट मंथ के एंड या अप्रैल में हमें इस्लामाबाद में शदीद गर्मी देखने को मिल सकती है। और इस साल कोई जो हमने बारिशों की आपको लगता है या सैलाब गॉड फॉरबिड उसकी कोई आपको लगता है कि प्रेडिक्शन करेंगे कि हो सकती है?
देखिए, ये कहना अभी बहुत कबलस वक्त है कि हमारा आने वाला जो समर है उसके वेदर पैटर्न्स क्या होंगे या समर्स के जो हमारे रेनफॉल्स हैं वो क्या होंगी, क्योंकि अभी हम जनवरी में हैं। हमारे जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं ये भी मार्च में जाकर जो है वो रीसेट होते हैं, जब जाके हमें मार्च और अप्रैल में जाके पता चलता है कि आने वाला हमारा समर कैसा है। लेकिन अगर हम जो आप कह लें कि जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से, जो अभी लानीना की बात हो रही थी कि जी लानीना में ये हो जाएगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग सर्दियां आएंगी, तो मैं आपको ये बताते चलूं कि अभी लानीना जो है वो वीक लानीना की पोजीशन में है और आने वाले दिनों में ये न्यूट्रल फेज में जा रहा है। और एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाली गर्मियों के दौरान, अभी ये कहना कबलस वक्त है, बट लग ये रहा है कि ये अल्नीनो में कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब अल्नीनो होता है और अगर स्ट्रॉन्ग अल्नीनो हो तो हमारी जो समर रेनफॉल है वो सप्रेस हो जाती है। अल्नीनो और लानीना क्या, ये आपने थोड़ा सा डिफाइन कर दें। देखिए जी, जो इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन है, जो पैसिफिक ओशन है इक्वेटर के आसपास, यहाँ के टेम्परेचर्स अगर एवरेज से ठंडे हों तो इसको हम लानीना कहते हैं, और अगर इस रीजन के जो सी सरफेस टेम्परेचर्स हैं वो एवरेज से गर्म हो तो इसको हम अल्नीनो कहते हैं। जी, डॉक्टर ज़ैनब को भी शामिल डॉक्टर ज़ैनब बताइएगा, अल्नीनो और लानीना जो इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, तो इसका मतलब यही है ना, क्लाइमेट चेंज से तो वॉलेटाइल है सब चीज़, कि ऐसा नहीं है कि शदीद सर्दी आएगी, ऐसा भी है कि शदीद गर्मी भी आ जाएगी, तो हम मुतासर तो हो रहे हैं ना सब इससे। जी बिल्कुल, और ये जो आपका एल नीनो लानीना की भी बात है जो डिटरमिन करता है कि साउथ एशिया खित्ते में बारिशें होंगी या कहत साली होगी, ये पूरा साइकिल भी क्लाइमेट चेंज ने अफेक्ट कर दिया है। अब आप ये देखें कि जो आपकी गर्मी के दिन हैं उनकी तादाद बढ़ गई है और सर्दियों के दिनों की तादाद कम हो गई है। देखिए, नॉर्मल ट्रेंड क्या हुआ करता था सर्दियों में, हमें पता होता था कि आज से कुछ साल पहले कि नवंबर के एंड में, दिसंबर में तो बर्फबारी होनी है। वो चीज थोड़ी सी आगे चली गई, यानी जनवरी मिड में जाके पिछले कुछ सालों से अब आप बर्फबारी देखते हैं। और एज पर इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आई अभी रिसेंटली ही, उस पर बताया गया कि आपके हिमालय के पहाड़ों पे बर्फबारी कम हुई है मामूल से, और अगर अभी हो भी रही है तो फरवरी में जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा, बर्फ तेजी से पिघलेगी लेकिन जमेगी नहीं। यही पैटर्न हमने 2025 में देखा, और जिसकी वजह से वहां ग्लोव का सिलसिला शुरू हुआ। और आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी इतनी नहीं है कि आप वो सैलाबी पानी या ग्लोव के पानी को किस तरह स्टोर कर सकें, वो सारा भी जाया जाता है। तो हम लोग या एक्सट्रीम कहत में चले जाते हैं या एक्सट्रीम सैलाबों। तो ज़ैनब, आपको क्या लग रहा है कि 2026 में हम लोग क्या एंटर हो रहे हैं एक सीवियर जो है क्लाइमेट चेंज के दौर में, जिस दौर से हमें डराया जाता था कि चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और क्या ये वो दौर का आगाज हो गया है? देखिए, मेरे हिसाब से तो हम लोग 2022 की जो मैनिफेस्टेशन थी, आपको याद होगा मरी का वाकया होता है, बर्फबारी का कितने लोग अफेक्ट होते हैं, फिर हफ्ते डेढ़ बाद आपकी हीट वेव शुरू हो जाती है, दरमियाना मौसम आता ही नहीं। हम तभी दाखिल हो गए थे क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन में। उसके अगले साल जो दरमियाना मौसम होता है उसमें इतनी शदीद यालाबारी होती है कि खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। तो अब ना आप लोग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑलरेडी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। तो ये कोई आज का नहीं कि हम दाखिल हो गए, हम ऑलरेडी इमरजेंसी की सिचुएशन में हैं। हम मोस्ट वल्नरेबल कंट्री हैं। सो दिस इज नॉट कि अभी होंगे, और ये हमने यही यूएस में देख रहे हैं ना, अभी -49 तक जब टेम्परेचर जाएगा, हालांकि यूएस में बर्फबारी होती है, शदीद सर्दी होती है, लेकिन ये उन्होंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया, बहुत से लोग ये बताते हैं। देखें, ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको किसी बॉर्डर्स का नहीं पता, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। लेकिन हाँ, अफेक्ट जो लोग होते हैं, जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो उनके पास चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, उनको पता है कि उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ कैसे देना है, उनके पास पैसा है, फाइनेंस है। हमारे जैसे मुल्कों में देखें, एक यालाबारी होती है, अमीर की गाड़ी वो रिकवर करा लेगा, तबाह होगी, लेकिन जो बेचारे जिसकी बाइक टूटी वो कैसे उस चीज को बार बार ओवरकम करेगा। तो ये होती है वल्नरेबिलिटी कि हर बंदा डिजास्टर में तब्दील हो जाती है। ज़ैनब, इस दफा तो हमने स्प्रिंग भी नहीं देखी, बाहर का सीजन या तो बहुत जल्दी आया, मैं सो रही थी, क्या हुआ, कोई नजर नहीं आया इस दफा स्प्रिंग, कोई फूल सब्जियां, स्प्रिंग होता था बिल्कुल। देखिए, मैं जैसे वही मैं बात कर रही थी कि जो आपके दरमियाने मौसम है
वो श्रिंक कर जाएंगे या गायब हो जाएंगे। ये आपके इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो सबसे बड़ा पैनल है साइंसदानों का, वो अपनी 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट में बता चुके हुए हैं कि आपके दरमियाने मौसम गायब होना शुरू हो जाएंगे। और हम ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अभी जैसे ये बात की, इस्लामाबाद पिंडी में जब दरमियाना मौसम शुरू होता था तो यूजुअली एलर्जीज बढ़ जाती थी और पता होता था कि ये बाहर का मौसम है। लेकिन अब तो हमने जंगलात ही इतने काट दिए कि अब शायद यहाँ पे हम वैसे ही नहीं देखें। तो ये सिर्फ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये हमारी अपनी भी कुछ हरकत है जिसकी वजह से हम ऑलरेडी अपने आप को धकेल रहे हैं उस तरफ। अंजू भाई, तो इसका मतलब है कि बाहर का मौसम ये हम एक्सपीरियंस करेंगे कराची में, लाहौर में, पंजाब में? देखिए, अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची में तो बाहर का मौसम पता ही नहीं चलता। आप ये कह लें क्योंकि इतना सब्जा नहीं है। ताहम अगर हम टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो टेम्परेचर मॉडरेट हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम गर्मियों की तरफ चले जाते हैं। ऑल्दो के हमारा भी विंटर सीजन चल रहा है और जैसे मैडम ने भी बात की कि जो नवंबर दिसंबर में बारिश होती, स्नोफॉल होती थी, वो फ्रीज हो जाती थी और हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो पनपते थे। ताहम जनवरी के बाद जब अगर फेब में स्नोफॉल होती है तो वो तो रन ऑफ हो जाती है, वो तो फ़ौरन जैसे टेम्परेचर्स बढ़ते हैं पिघल कर, जैसे मैडम ने बताया ग्लॉफ के इवेंट्स हो जाते हैं या वो दरियाओं में पानी चला जाता है, तो हमें उसका खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ द वेदर सिस्टम हो रही है तो ये जाहिर सी बात है आगे बाहर के मौसम को भी इम्पैक्ट देती है। और सम टाइम ऐसा होता है, बल्कि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि सडन जो है वो टेम्परेचर का राइजिंग ट्रेंड इन्हेंस हो गया। तो जो आप बाहर देखना जा रहे थे वो नहीं दिखी। तो अगर इस साल की बात करते हैं तो अभी तक तो टेम्परेचर्स काफ़ी कूल हैं और ऑफ कोर्स की बात है कि पंजाब या अपर एरियाज में हम कुछ बाहर ज़रूर देखेंगे, ताहम जो सदर्न हाफ होता है उसमें बाहर का नहीं पता चलता। सही। ज़ैनब, आपको क्या लगता है कौन से मुल्क हैं जो ज़्यादा ख़तरे में हैं, क्लाइमेट चेंज जो है उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है या कर रहा है अभी? जी देखें, ये जो आपके तरक्की पजीर ममालिक हैं और गरीब ममालिक हैं और छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, ये मालदीव्स और इस तरह, ये सारे ऑलरेडी अफेक्टेड हैं। और ऑलरेडी इसमें से कुछ लोग तो, कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं जो जिनको पता है कि वो डूब रही हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं अपने ठिकाने कि हम कहाँ जाएंगे। नहीं, क्या होगा, तो क्या वहाँ खतरा क्या है कि जो इन आइलैंड्स को सफाई हस्ती से मिट जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है बहुत सी ऐसी जगह हैं। वो बताएं कि क्या खतरा है। जी देखिए, खतरा ये है कि जब आपकी शदीद गर्मी पड़ती है तो आपके नॉर्थ और साउथ पोल पे ग्लेशियर्स पिघलते हैं। जब ग्लेशियर्स बड़े बड़े साइज के पिघलना शुरू हो जाते हैं, आपकी बर्फ पिघलती है तो समंदर का जो लेवल है वो राइज कर जाता है। जाहिर सी बात है, जब समंदर ऊंचे होते हैं, सैलाब आते हैं और वो जो जमीन की जो सतह होती है वो नीचे डूबना शुरू हो जाती है। तो वो जो आइलैंड्स हैं समंदरों के बीच में, वहां पे ज्यादा जो है सैलाब आते हैं, बारिशें होती हैं और वो डूबना शुरू हो जाते हैं। फिर वीनस टेस्ट का शहर आपका, जिसके बारे में इतनी कहानियां कि वहां पे विजिट करें, आप देखिए वो ऑलरेडी जो है उसका कितना कितना पानी का लेवल राइज कर गया हुआ है। ये मामला तो होते हैं। फिर जो कोस्टल एरियाज अफेक्ट हो जाते हैं, फिर वहां पे जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसमें सैलिनिटी होना शुरू हो जाती है, जाहिर है समुद्री पानी उसमें दाखिल होना शुरू हो जाता है। जाहिर है उसकी प्रोडक्टिविटी में अब किया क्या जाए ज़ैनब? इसके लिए किया क्या जाए? देखिए, अभी भी हमारे जैसे मुल्क के लिए इतनी देर नहीं हुई कि हम लोग बहुत ज्यादा जो है इरिवर्सिबल कोई चीज हो रही है। हमें लोकलाइज क्लाइमेट एक्शन को ज्यादा करने की जरूरत है। देखिए, अब जैसे हमने जंगल काट दिया जी पॉलन एलर्जी मैनेजमेंट के नाम पे, तो ये कहाँ की अकल है, ये कहाँ का साइंटिफिक एविडेंस आपको मिलता है कि आप ऐसी हरकत करें? फिर हम लोग जो है दरियाओं के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है। हम फिर वेस्ट मैनेजमेंट हमारी होती नहीं है, उससे भी एमिशंस होती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, पॉलिसी तब आपकी फेल होती है जब उसमें साइंटिफिक एविडेंस को आप नहीं लिंक करते और आपके उन इदारों में जिसमें क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट स्कैटर्ड है 18वीं तरमीम के बाद, उधर देखें कि क्या मामलात हैं, क्या वहां लोगों को पता भी है, अवेयरनेस है, साइंटिफिकली वो समझते हैं जिन्होंने इन्फोर्स करना है। ये एक आपको असेसमेंट करने की जरूरत है और फौरी तौर पे इसको आप डेवलपमेंट एजेंडा बनाएं अपना। आपका डेवलपमेंट एजेंडा क्लाइमेट एजेंडा होगा तो तरक्की होगी, वरना एक सैलाब आता है और आपको 30 साल पीछे ले जाता है। तो फिर और अवाम में ये शऊर पैदा करें कि आपके घर उन जगहों पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने जरा बात किया और ग्रीन एनर्जी भी इसका एक पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और अंजू भाई आपने हमें वक्त दिया। देखिए, जंगल जैसे आपने जंगल काट दिए जाते हैं, दरियाओं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं तो एक दरख्त कटा हुआ देखती हूँ ना कि जी रोड बननी है, रास्ता बनना है, पाइप डलने हैं, ऐसे हम दरख्त काट देते हैं कि जैसे कोई एहसास नहीं, और उसकी जगह फिर कुछ और दरख्त लगाए भी नहीं जाते हैं।
तो ये देखिए दरख्त जो है इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपके सैलाब जो है इसको कंट्रोल करते हैं। मैंग्रोव्स की बात कितनी होती है कि देखिए वहाँ आपका जंगलात है, उसके टेम्परेचर असर बदल जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करें कि आप एक जगह बहुत सारे दरख्त लगाइए, ठीक है, उसके बाद जब उसमें साया आता है आप उसका टेम्परेचर लें, उस जगह का, उस इलाके का टेम्परेचर कम हो जाता है। बिल्कुल। ग्रीन बेल्ट्स नहीं है यहाँ पर, ग्रीन बेल्ट्स खत्म करके सीमेंट कर दिया जाता है उनको। ये क्या, कौन सा क्या सोच और है? मुझे लगता है कि इस पे बड़ा सीरियस काम, और हो सकता है सारे स्कूलों को ड्यूटी दें कि सारे बच्चों से लगवाओ दरख्त लगवाओ। सोचिए कितने दरख्त लग जाएंगे, क्योंकि ये तो बड़े मास लेवल पे कैंपेन्स होने और हो सकती हैं। कोई इतना मुश्किल काम, कोई इम्पॉसिबल नहीं, हम क्यों नहीं वैसे करते? हम कोशिश करते हैं अपने शो पर भी दोबारा से कैंपेन के तौर पे इसको लेते हैं कि दरख्त लगाने की और मुझे अवेयरनेस से लगता है कि मुताल्लिक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो आपकी फौज है किधर है, वो स्कूलों में बच्चे हैं। वो बच्चे ये काम कर सकते हैं और स्कूल को मैंडेटरी जाए कि जी आपने इतने लाख दरख्त लगाने हैं, आपने इतने लगाने हैं साल में, लगवाएं इनसे दरख्त बच्चे, और बच्चे भी सीखेंगे और बच्चे इसका ख्याल करेंगे, है ना। एरिया दे दें स्कूल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसका ऐसे ही इसका ख्याल आपका काम है, क्योंकि आई नो फिर वो गवर्नमेंट लेवल पे तो इतना पॉसिबल नहीं। नहीं, स्कूल्स अपने घर में हैं, वो घर में लगा सकते हैं। कंपनीज को दें, इतने मल्टीनेशनल्स हैं, इतनी हमारी यहाँ फैक्ट्री जो भी है वो भी जिम्मेदारी ले, बट मेनली स्कूल्स। बिल्कुल ऐसे ही। तो तो ये इससे देखिए कितना फर्क इस है। पर तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक यंग एक्ट्रेस से आपकी मुलाकात नैना करेंगे। ब्लैक नैना ऑन ब्लैक राइज हमारे एंड साथ- शाइन, कीप वाचिंग। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे जैसे पाकिस्तानी ड्रामों की मकबूलियत में इजाफा हुआ तो बहुत एक्सेप्टेंस भी आई फैमिलीज़ में कि जी बच्चों को एक्टर बनने का अगर शौक है तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत सारी फैमिलीज़ ने सपोर्ट किया, बहुत सारी फैमिलीज़ ने सपोर्ट नहीं भी किया, कुछ ने नहीं भी किया, बट जनरली ट्रेंड बना, उसमें राइज आया। क्योंकि 90s में तो आई रिमेंबर जब हमने काम शुरू किया था तब तो बहुत ही मुश्किल था जी। लेकिन अब माशाल्लाह बड़े प्राइड से भी फैमिलीज बताते हैं कि हमारा बेटा एक्टर है, हमारी बेटी एक्टर है। लेकिन वो जो कराची से दूर है ना ज़ुहैब, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, बिकॉज हब है एक्टिंग का, अपना शहर छोड़ के उनको यहाँ आना पड़ता है, सेटल भी होना पड़ता है, क्या मुश्किलात होती हैं। और देखिए कराची से दूर भी है, ये एक पहलू है, लेकिन इसके साथ साथ वो भी कि जिनकी कोई सपोर्ट नहीं है उनको भी बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि आप ठीक है कि आपके वालिद साहब इस फील्ड में थे तो ठीक है, वो बताते हैं कि भाई ये चैनल है, यहाँ से जाओ, इस प्रोड्यूसर से मुलाकात कर लो, इस डायरेक्टर। लेकिन जो लोग बिल्कुल आउटसाइडर्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाना है, किसके पास जाके ऑडिशन देना है, ऑडिशन लेने वाला ठीक बंदा है भी या नहीं, एक्सप्लॉइट तो नहीं करना चाह रहा। तो ये सारी चीजें फेस करना पड़ती है और सालों एक जगह रह के गुजारना, जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बनते बनते टाइम लगता है, स्ट्रगल्स होती हैं। तो हम नैना ब्लैक से बात करेंगे, बहुत टैलेंटेड बच्ची है, शी इज अ थिएटर एक्टर है, 6 साल से काम कर रही है, 6 साल की उम्र में थी फीस डांसर भाई, एंड शी इज ब्यूटीफुल, सो अट्रैक्टिव माशाल्लाह। और ये कि क्योंकि अपना शहर छोड़ के यहाँ आई कराची में, तो मैंने कहा इनसे हम बात भी करें, इनका ड्रामा भी शरपसंद आजकल चल रहा है। नैना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन। Good morning. I still can't see you. I have no idea what's wrong. है ना, हम तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन नैना इतनी प्यारी लग रही है। हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है नैना, आप फिक्र ना करें। शुक्रिया। नैना अपने जरा किस रोल से शुरू करते हैं शरपसंद में। ये नर्स मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसने कुछ करना है आगे, कुछ खतरनाक। बस अब इसके बारे में बात नहीं करें तो बेहतर कुछ है ना आगे, लेकिन कुछ आना है ट्विस्ट। Well, honestly speaking, this was I was not looking up to doing this character, but ये बस हो गया। But कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं तो क्यों आप नहीं, यू वर नॉट कन्विंस्ड कि आपको करना चाहिए था? वजह क्या थी? क्योंकि मैंने कहा नैना को देखा, मैंने कहा इस रोल में कुछ होगा। हाँ, I prefer characters जिनके अंदर multiple layers होती हैं, and I'm a performer, तो I like to perform। ठीक है, आपको लीड नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कैरेक्टर्स रखें जिनमें आप अपनी शनाख्त को जिसे कहते हैं ना, वो रजिस्टर करवा सकें। तो ये वो कैरेक्टर शायद उस तरह से नहीं था। एक बस कभी कभी आप कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो आपके अपने स्टैंडर्ड्स पे नहीं होते, तो ये उनमें से एक हो। हाँ, और सीखने को फिर भी मिलता है। लेकिन यहाँ से मुझे बात, आप कह रहे कभी कभी आपको काम करने पड़ते हैं ऐसे, और बहुत से एक्टर से हमारी बात भी हुई, बहुत से ऐसे केसेस भी हुए जो बहुत बुरे दिलखराश वाकयात भी हुए इस फील्ड में। तो मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगी ना? और ये हाँ मुश्किल होता है क्या, मतलब फैमिली को छोड़ के, फैमिली सपोर्ट को छोड़ के एक दूसरे शहर में रहना, कराची में कितना चैलेंजिंग था, क्या मुश्किलात आती हैं, कितने दोस्त बनाए, कितने दुश्मन?
दुश्मन हम ज्यादा बनाते नहीं है, दोस्ती हमारी हो जाती है लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड। यस, चैलेंजिंग है, काफी चैलेंजिंग है, कहीं पे भी अकेले रहना मुश्किल होता है, बट आई थिंक ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी चीज है। एंड आई वॉज ब्लेस्ड इनफ कि आई गॉट दिस चांस विद इन दिस कंट्री और हमारे सोसाइटी के अंदर रहते हुए। दिस इज अ वेरी अनयूजुअल थिंग, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट वेरी यंग। I've been not living at my home since I'm 18. तो उस एज से बाहर अकेले सर्वाइव करना। फर्स्ट आई वेंट टू इस्लामाबाद टू माय एल्डर सिस्टर, शी इज आल्सो एन एंकर पर्सन। तो वहाँ 1-1.5 साल रुकने के बाद देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई हैव टू स्टार्ट माय लिविंग बाय माय ओन। तो बस फिर आई स्टार्टेड लिविंग अलोन। लाहौर में भी आई वाज लिविंग सेपरेटली एज वेल। यहाँ कितना मुश्किल है नैना, क्योंकि यहाँ ये रेंटल के मामला, अकेली लड़की है, आर्टिस्ट हैं, तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लोग बड़े चूजी हैं यहाँ रेंटल को लेके और ख्याल भी करते हैं। तो तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था यहाँ? सिर्फ चूजी नहीं है, उनकी अपनी बहुत सारी assumptions हैं। और कुछ हद तक उनके जो रिजर्वेशंस हैं वो वैलिड भी हैं। ऑब्वियसली आप अपनी जगह किसी को दे रहे हैं, यू डोंट नो दैट पर्सन, बट एट द सेम एंड आई वुड से कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अकेली रहती हैं और अपना काम कर रही हैं, तो उनको इवेंचुअली कहीं तो रहना है। तो यहाँ पर जब आप स्पेशली जब आप अपार्टमेंट देख रहे होते हैं, रहने की कोई जगह देख रहे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी जो कंडीशन आपके दिमाग में आती है वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी आती है, क्योंकि यू डोंट वांट टू एंड अप लिविंग इन सम पॉइंट वेयर you're not safe, या आप अपने आप कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पर, क्योंकि होम इज द सिनोनिम ऑफ कंफर्ट ना। तो अगर आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है और आप कहीं पर बस ऐसे ही कभी जल्दी में बंदा कोई फैसला कर लेता है, कुछ शिफ्टिंग कर लेता है ऐसे, और कभी तो कभी खतरनाक वो रूममेट भी मिल जाती है साथ में कि जिस 2 लड़कियां या 3 लड़कियां शेयर करें। आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड शुरू से, आई नेवर शेयर्ड। हाँ, मैंने वो सीरीज देखी थी ना, देखी तुमने रूममेट वाली? अच्छा नैना, मुझे एक बात बताएं, ड्रॉनी थी, आप बताने दो ना। ऐसा तो नहीं एक्सपीरियंस हुआ खतरनाक सी रूममेट मिल गई हो? नहीं, मैंने कभी शेयर ही नहीं किया ना, आई वाज ऑलवेज लिविंग अलोन। मुझे एक बात बताएं, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हर चीज की, आपके पैशन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप देने को तैयार हैं? और इस फील्ड में मुझे ये बताएं कि ये क्या लीग्स का खेल होता है सारा, कि आप हैंग आउट करेंगे लोगों के साथ तो आपको ये रोल्स भी मिलेंगे, अगर हैंग आउट नहीं करना और आप आइसोलेशन में आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे बस काम दे, मैं काम करने आ रही हूं और उसके बाद काम करके घर वापस जाऊंगी, तो वो इस पर आपको फिर कैरेक्टर नहीं मिलेगा, वो रोल नहीं मिलेगा, ऐसा है इस फील्ड में? देखिए, हर तरह के लोग हर फील्ड में होते हैं। अक्सर लोग मुझसे इस बारे में बात करते हैं कि आपकी फील्ड में ऐसा होता है वैसा होता है, तो आई ऑलवेज करेक्ट देम बाय सेइंग कि हर फील्ड में ऐसा होता है। मैं बाय एजुकेशन आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, उसके अलावा आई हैव बीन इनटू स्पोर्ट्स माय होल लाइफ। हर फील्ड में ये सारी चीजें आपको फेस करने को मिलती हैं। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। नहीं, ये तो एक देखे जनरल स्टेटमेंट है, अच्छे बुरे लोग की हम बात नहीं कर रहे, वो तो हर जगह ही है। लेकिन जहां देखें, ये है एक ऐसी फील्ड, ग्लैमर की फील्ड है, ये ग्लिट्स एंड ग्लैमर की फील्ड है। हर कोई चाहता है कि उसका बिलबोर्ड पे नाम हो, हर कोई चाहता है कि पॉपुलर हो जाए, उसको अच्छे अच्छे रोल्स मिलें, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना, तो वो भी पे करना कहना चाह रहे हैं कि एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। भाई वही बताना चाह रहे हैं हम आपको कि वो हर फील्ड में एक्सप्लॉइटेशन की एक वो जो आपका एक क्राइटेरिया है ना, वो हर फील्ड में आपसे डिमांड की जाती होगी। हर जगह आपको ऐसे लोग मिलते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नैना, मुझे बताओ थोड़ा सा, अगर तुम किसी को गाइड करना चाहो, नए बच्चियां जो किस फील्ड में आना चाहती हैं, किसी को डांस का शौक है, किसी को एक्टिंग थिएटर इसका शौक है, कैसे गाइड करोगी? वो बातें जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई और अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो, उनको कैसे? देखिए, सबसे पहले थिएटर के लिए तो अक्सर लोगों को समझ आ जाती है कि आर्ट्स, स्पेशली कराची में आर्ट्स काउंसिल या नापा जाना है, चले वो उनके पास एक प्रॉपर चैनल आ गया कि जहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर डांस की बात आ जाती है तो उसके लिए भी उनके पास प्रॉपर चैनल है। प्रॉब्लम आती है जब आप स्क्रीन पे काम शुरू करने लगते हैं, और बहुत सारे थिएटर के भी लोगों को प्रॉपर चैनल नहीं पता होता कि आपने कहाँ कहाँ जाना है। तो आई ऑलवेज एंड अप टेलिंग देम कि
प्लीज़ ये आपको बहुत सारे लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं या बहुत सारे हमारी अपनी हायरार्की में बहुत कहीं आगे पीछे नीचे के लोग होते हैं जो आपको लड़कियों को बता रहे होते हैं, इवन लड़कों को भी बता रहे होते हैं कि हम मिलवा देंगे, हम ये काम करवा देंगे। तो ऐसा नहीं होता। प्लीज़ आप लोग प्रोडक्शन हाउसेस में जाया करें, वहाँ प्रॉपर अपने ऑडिशंस रिकॉर्ड करवाया करें, एंड इवेंचुअली आपको आपकी जगह पे आपको काम मिल जाएगा। यस, आप जब इस चीज़ पे रिलाई करते हैं, किसी भी फ्रीलांस काम पे जब आप रिलाई कर रहे होते हैं तो आप एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, और स्पेशली जब आपने फाइनेंसेस को भी साथ साथ देखना होता है, तो ये होता है, ये नेचुरल है। लेकिन उस डेस्परेशन में, उस हसल में कोई गलत लोग हर जगह होते हैं, उनके हाथ ना ही लगें तो बेहतर है। आपको अगर कोई इस तरह की बात कहता है कि मैं आपको कोई रोल दिलवा दूंगा या मैं ऐसे और मैं वैसे, तो ये इन बातों में आप ना आए। प्रॉपर प्रोडक्शन हाउसेस में जाके अपने ऑडिशंस दें और उसी चैनल के थ्रू आगे जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। अच्छा उमैर, एक केस हुआ, आपको भी बड़ा रिपोर्ट भी हुआ मीडिया में कि डेड बॉडी पाई गई और पता नहीं कितनी पुरानी वो डेड बॉडी थी। बड़े एक्टर्स ने बात की, यूनियन बनेगी और एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, कौन कैसे रह रहा है। हमारे लिए हैरानी की बात ये थी, क्योंकि हम इस फील्ड के डायरेक्टली इस फील्ड से नहीं है, कि कैसे हो सकता है कि एक्ट्रेस जो कि मॉडल भी है, लोगों से मिलती होगी, उसके कुछ दोस्त भी होंगे, किसी ने उससे कम्युनिकेशन नहीं किया। तो आपकी फील्ड में ऐसा है क्या? देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल स्पेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई थिंक हुमैरा वाज वन ऑफ देम। मैं उनको पर्सनली उस तरह से नहीं जानती थी। ऑब्वियसली शी वाज एन एक्टर और उनको देख रखा था, उनके बारे में बात भी सुन रखी थी, लेकिन हम पर्सनली उनसे मिले नहीं थे। ऐसा बिल्कुल होता है, इवन कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि आप यू वांट योर आइसोलेशन, और आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, आप नहीं मिलते लोगों से, और अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो यस, दिस कैन टर्न डेंजरस, क्योंकि स्पेशली जो लोग अकेले रहते हैं, और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए थे। व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, जिसमें हर वक्त जो है वो कोई ना कोई अपडेट देता रहता है। इवन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, कोई टेंशन में है, तो वो भी उस पर बात कर रहे होते हैं, और ये एक अच्छा चैनल भी बन गया है। नहीं, एंड आई थिंक अब लोग अलर्ट हो गए हैं, आर्टिस्ट सब जो खासतौर पे बच्चियां अकेले रह रही हैं, उन पे भी चेकअप ऑन देम आल्सो। अच्छा नैना, मुझे बताओ, जो तुम्हारा एक और पैशन है व्हिच इज डांस, और मैं तुम्हें देखा भी था, फैशन प्यारा तुम्हारा डांस था, दिखाएं भी थोड़े से ज़रा विजुअल्स दिखाएं इनके। ये मुझे बताओ कि ये शौक कब हुआ, और इसकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पाकिस्तान में या कराची में के जी परफॉर्मेंसेज हों। ये देखें, नैना का बड़ा प्यारा डांस है जी। खैर, इसके लिए तो आई वॉज ऑलवेज इनटू क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक। तो जब हम छोटे थे, लाहौर में थे, तो आई स्टार्टेड लर्निंग सितार एज वेल। फिर जब बड़ी होते गए और मैं कराची आ गई, तो आई गॉट दिस चांस कि शीमा जी से मेरी मुलाकात हुई और आई जॉइंड हर, और फर्स्ट वीक से आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग विद हर एज वेल। तो बस फिर वो यू काइंड ऑफ मिसिंग पीसेस ऑफ अ पजल, और वो टाइम के साथ आप खुद ही जाके उसमें अटैच होते जाते हैं। आई फील दैट वे कि इवन शीमा जी के साथ भी मिलके और उनके साथ काम शुरू करना और उनके साथ उनसे डांस सीखना और इसको आगे कंटिन्यू करना वाज अ ब्लेसिंग, एंड आई थिंक दिस वाज meant to happen this way. Yes, opportunities एज अ डांसर, आपको पता है हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस है अभी भी, और बहुत मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को, किसी न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने में, या लोगों के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम बाय नेशन थोड़े रिजिड हैं, लोग जज करते हैं। एंड यू मूव विद सच ग्रेस। ओहो हो, बहुत ही प्यारा, मैं देखती रहूं। हाँ, तो जानी बताओ, कैसे एक्सपीरियंस रहा दोनों ड्रामों का? उससे पहले से भी, मतलब आई हैव वर्कड विद यमुना पहले भी, तो कर्ज़िजान वाज ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी इजी प्रोजेक्ट टू, एज माय को-एक्टर्स वर यमुना, उसके साथ मैं ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुकी थी, तो उसके साथ मेरी बॉन्डिंग भी अच्छी है, एंड शी नेवर मेक्स मी फील कि ओ माय गॉड, मतलब होता है कभी कि आप खुद भी आप उस फेज में चले जाते हैं कि अच्छा मेरे सामने कोई देयर इज अ स्टार इन फ्रंट ऑफ मी, बट शी इज समवन जो आपको वो फील नहीं होने देती। तो इन दैट वे शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, एंड शी मेक्स हर को-एक्टर वेरी कंफर्टेबल। और हिरा मानी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस?
Hera is a sweetheart. She literally, I loved her energy, basically. क्योंकि she, मतलब उसका सीन ही होता था, वो तो साथ आके बैठी रहती थी, हम मतलब बातें करते थे कितनी देर तक. And you're seeing my character. I personally don't even like to do these sort of characters because unless until उसके अंदर कोई twist ना हो, कोई turn ना हो, कोई layers ना हो character में, I don't mind doing any character as an actor. बिल्कुल, But जितनी भी ड्यूरेशन हो लेकिन कुछ हो तो सही, ज्यादा उसमें मीट हो. सही है, तो मुझे समझ आ गई बात मरी. एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी. अच्छा, मुझे एक्टिंग तो आपकी अभी करियर आगे है और बहुत ज्यादा आपने करना है सब कुछ. आपने फॉरेंसिक साइकोलॉजी की हुई है, साइकोलॉजिस्ट हैं आप. तो मैं आपका इस जगह इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेंटल, इट्स ऑल अबाउट मेंटल इलनेस. ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, कोई. आपने कहा था कि ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है क्या, और ये डिफरेंस करना है कि लोग पोजेशन भी होता है, लोग पोजेस्ड भी होते हैं. मतलब जिन भूत. जी. पता है क्या बात है, वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगी बात आपकी. साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ हम अगर अपने इस एस्पेक्ट को भी साथ लेके चलें कि एज अ मुस्लिम भी अगर आप अपनी चीजों को देखते हैं, और बहुत सारी चीजों पे साइकोलॉजी कहीं जाकर रुक भी जाती है जहाँ पे क्लूलेस हो जाते हैं कि अच्छा इस चीज का कोई जवाब नहीं बन रहा है. आई अंडरस्टैंड कि हर चीज का कोई ना कोई रूट कॉज होता है या कुछ होता है, देयर इज समथिंग सॉलिड टू इट. लेकिन कुछ चीजों पे जाके आप रुक जाते हैं, वहां पर आपको नहीं मिल रही होती इसकी कोई वजह. और इवन अगर आप रिलीजियसली भी देखें तो हमारी होली बुक में लिखा हुआ जिक्र है. जब जिक्र है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. लेकिन तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा कोई बात हुई है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जिन भूत समथिंग? हाँ हुई है. अब क्या पूछ रहे हैं? बताओ ना, बताएं ना, जल्दी बताएं. तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, डर भी लगता है, मजा भी आता है सुन के. हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है. आई रिमेम्बर हम जब मैं और एमन, हमारी छोटी बहन है, हम एक घर में रहते थे विच वाज एक्सट्रीमली हॉन्टेड. तो बहुत क्लियर चीजें दिखती भी थी, सुनाई भी देती थी, बहुत क्लियर. मतलब और हम इतने यूज्ड टू हो गए उसके बाद से, कभी डर ही नहीं लगा. फिर मतलब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं अकेली कैसे रह लेती हो, अंधेरे से डर नहीं लगता, अकेली हो ये और वो. आई एम वेरी यूज्ड टू दीस थिंग्स. नहीं, दिखने में कैसे लगते थे, क्या था क्या था मतलब दिखने में देर लाइक ये कैसे सवाल है, मतलब ऑनेस्टली बताएं, क्या देखा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने कहा ना मुझे देखा भी, क्या देखा, महसूस किया? माय मदर वाज मेकिंग रोटीज फॉर अस. सही. मामा रात को खुद रोटी बनाती थी, तो वो रोटी बना रही थी और उन्होंने पूछा कि भाई घर आ गया. तो आई सॉ हिम कमिंग फ्रॉम द स्टेयर्स, और वो अंदर जाके चेंजिंग रूम में चले गए चेंज करने के लिए. तो मैंने कहा हाँ मामा आ गए. तो मामा ने उनकी भी रोटी बना दी. ताजी रोटी बनती थी हमारे घर पे भी. तो रोटी जब बन गई तो मामा ने कहा कहाँ है अली? मैं कह रही हूँ कि वो तो चेंज करने गए थे, आए नहीं बाहर. अब वो मामा कह रही है अच्छा जाके देख के आओ. मैं देख के आई तो अंदर कोई भी नहीं था. थोड़ी देर में मेरे सामने अली भाई वापस चलते हुए स्टेयर्स में से आ गए. अब इस तरह की बहुत सारी चीजें हो चुकी है. लेकिन वो उस पर हम बात करेंगे. एक और बात मुझे बताएं, आप एक्टर्स हैं, बहुत से एक्टर्स हमने देखे और उनके बारे में बात की कि भाई इल्यूमिनाटी है, ये नेगेटिव एनर्जी है, शैतान के पुजारी हैं, और इस वजह से ये टॉप मॉडल है, टॉप एक्टर्स हैं, टॉप सिंगर है. ऐसा है, ये एग्जिस्ट करती है चीजें? देखिए ये असली, मैं इस चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने खुद तो नहीं देखा. और जब कोई बंदा टॉप मॉडल या टॉप एक्टर बन जाता है ना, तभी लोगों की नजर में आता है. और उसके पीछे की जितनी स्ट्रगल्स होती हैं वो लोग नहीं देखते, और देख सकते भी नहीं है. ऑनेस्टली कैसे देखेंगे? तब तो आप मंजरे आम पे आ ही नहीं है. जब आप आ जाते हैं तो लोगों को दिखता है अच्छा ये कोई नया बंदा आ गया है तो जरूर कुछ ना कुछ तो फिशी होगा इसमें. तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें खुद साख्ता बनी हुई हैं. सड़ते हैं लोग. सही बात है. मुझे बताओ, वापस आओ जरा. जिन छुपा गई, बात छुपा गई. सही है, मुझे अजीब सही लगता है कि नहीं कुछ करने को नहीं है लोगों के पास. हाँ अच्छा नैना, उस पे वापस भूतों पे आते हैं. और क्या देखा तुमने? और बताओ, क्या आवाजें आती थी हॉन्टेड हाउस में? मतलब बहुत कुछ देखा यार. बताओ, बहुत कुछ बताओ. अच्छा पता है क्या, हम तीनों बहनें इन अ वे वी आर ब्लेस्ड. वी हैव some sort of senses के वो we can sense things. मतलब कोई एक्सटर्नल एनर्जी है या अगर कहीं की एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव है या थोड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी, we can sense this. हम तीनों बहनों में ये अल्लाह ताला की तरफ से आवाज भी आई है. क्या नैना, इस स्टूडियो में भी कुछ
पता नहीं आप ऐसी बातें कर रही हैं तो हाय ला, तो पता नहीं कुछ गिर गया रावणी पहले डरी हुई हूं मैं। बात आप लोगों ने शुरू की है ना कुछ खौफनाक है। अच्छा मुझे बताओ भाई, छोड़ो डराओ नहीं, मुझे वाकई डर लग रहा है, छोड़े मुझे नैना बताओ फिर उसके बाद कुछ। डू यू थिंक कोई मीडियम या तुम्हारा कोई राब्ता होता है कि तुम कनेक्ट कर सकती हो स्पिरिट से, कभी उनसे बात की हो, उन्होंने तुमसे राब्ता किया हो, ऐसे फिर जो लोग फील करते हैं या देख सकते हैं तो उनसे राब्ते भी होते हैं, फिल्मों में देखा है। देखिए मेरी पर्सनली तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, बट यस बहुत सारे लोगों के पास जो है ना, देखें अब आपको एक और चीज बताती हूँ, जो साइकिक रीडर्स होते हैं या जो ब्लेस्ड लोग होते हैं किसी भी तौर से, किसी भी तरह का अल्लाह ताला आपको कोई गिफ्ट दे के भेजता है, एंड आई बिलीव वो गिफ्ट हर बंदे के पास होता है, जस्ट हैव टू फाइंड आपका गिफ्ट क्या है। तो आपको जब कोई गिफ्ट मिलता है ना, तो आपको उसकी एक्सेस ईजी नहीं है, उसकी एक्सेस के लिए आपने उसके ऊपर काम करना होता है। यू हैव टू ईट राइट, यू हैव टू स्लीप वेल, यू हैव टू बी वेरी काम, आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें, आप खुद साफ रहें, जिसमें हमारे रिलीजन में भी जिस तरह से कहा गया है कि पाकी और जो सफाई है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जितना आप अपने आप को क्लीन रखेंगे ना, देयर आर चांसेस कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, लाइक आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन किसी को डैमेज किया जा सकता है ऐसे, आप इस पे बिलीव करते हैं? देखिए इस चीज के लिए तो, इस चीज की तो बहुत सारी देयर आर वैलिड आउट देयर, मतलब एग्जांपल्स हैं, लोग करते हैं इस तरह की हरकतें, एंड द ओनली थिंग व्हिच आई एम एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ इज दिस। और कभी किसी ने बताया आपको कि ये तुम्हारा जो है ना कैरेक्टर्स इसलिए तुम्हें नहीं मिल रहा है मेन लीड, कि ये लड़कियां तुम्हारे पीछे है, ये करवा जादू कर रहा है कोई? नहीं, उस बात तक की नौबत ही नहीं आई, हमको खुद ही पता चल जाता है क्यों नहीं मिला। अच्छा ठीक है। अच्छा नैना मुझे तुम बताओ, तुम इतना प्यारा मेकअप करती हो, ये खुद किया है मेकअप सारा? मैं तुम्हें वैसे भी मॉल में भी एक बार देखा था, स्टनिंग शी वाज लुकिंग, और तुम्हारा मेकअप बहुत कमाल तुम करती हो, कहाँ से सीखा है? हमारी तो असल में पैदाइशी जो है ना वो सैलून में थी। माय मदर हैड लॉट ऑफ लाइक अ होल सैलून रेंज इन लाहौर, तो बस वो देखते देखते, कभी सीखा नहीं कि जाके क्लासेस लें और सीखें, वो तो देखते देखते ही आ गया। नैना तुम तो मतलब सैलून पहली बार, आई थिंक तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे भी काम करना चाहिए, यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड ऑनेस्टली। लेकिन नैना ने ये भी कहा, अभी तो आई स्टार्टेड रियल एस्टेट एज वेल, क्योंकि I didn't want to एक तो rely on freelance काम, तो I started real estate as well, especially and I'm जहाँ I'm working वहाँ पे I started this thing कि बहुत सारी अकेली लड़कियां हैं जो रहती भी हैं और वो काम भी करती हैं, उनको कहीं तो रहना है ना, तो लोग उनको बहुत तंग करते हैं, स्पेशली जो ब्रोकर्स होते हैं या जो डीलर्स होते हैं जो आपको अपार्टमेंट्स दिलवा रहे होते हैं, वो बहुत तंग करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि खुद भी यही अकेले रहना होता है। Very true. तो we are trying to change that अभी, कि especially for the women who are living alone and for the women who are working and they want a place to live, a safe, secure place. तो आप उनसे XYZ उल्टे सीधे सवालात ना करें, आप उनको तंग ना करें, हम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उनको उनकी जगह। मैं रियल एस्टेट की बात नहीं छेड़ना चाह रहा, क्योंकि ये कटिंग शुरू हो जाएंगी, ये कितने स्क्वायर यार्ड का है, कौन सा इलाका आया था, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको दबाया है, मुझे बहुत शौक है ये रियल एस्टेट की बात होगी नैना, लेकिन ये रियल एस्टेट लंबा चला जाएगा टॉपिक। लेकिन मैं बताऊं नैना, इंसान पे जब मुश्किल आती है ना, तो उससे क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एक तो आप निकलते हैं और उसके बाद आप दूसरों के लिए हल तलाश करते हैं। तो तुमने अपने एक्सपीरियंस से दूसरों के लिए आसानी पैदा कर दी, और ये वाकई बड़ा जरूरी है कि इसके ऊपर अभी तो ट्राई कर रहे हैं, अभी दुआ कर रहे हैं कि एक्सीलेंट, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन आपने लाहौर की बात की, एक और चीज आपने इंटरव्यू में कही, बड़ी अजीब लगी वो मुझे, कि पंजाब के लाहौर के लोग जो है वो कॉम्प्लेक्शन से ऑब्सेस्ड हैं, गोरे रंग से, और वो गोरा काला और ये वाली बात होती है। ये पंजाब और लाहौर की बात नहीं है, ये पर हमारी नेशन की बात है कि हमें ये वी आर गोरा कॉम्प्लेक्स पीपल, हमारी प्रेफरेंसेस हैं, ये हमारी नज़र में खूबसूरती के पैरामीटर्स हैं, ये इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ठीक है, वो हो जाता है लोगों को कॉम्प्लेक्स, पूरी नेशन को हुआ हुआ तो हुआ हुआ, खैर है। आपको बहुत कम हो गया भाई, तुम 90s में देखती जो हमारा हाल था, मुझे ड्रामे में जगह नहीं मिलती थी, स्कूल के ड्रामे होते थे ना, बीच में कम हो गया था, बल्कि बीच में एक्चुअली देयर वाज अ टाइम जब आई रिमेंबर वी वर गोइंग इन स्कूल्स, और अभी कॉलेज जाने तक के टाइम तक भी अगर मैं कहूँ ना, तो वी हैड आमना शेख, खूबसूरत, स्टनिंग, ब्यूटीफुल वुमन,
Then there were a lot of people जो tan थे and they were doing work as lead actors, actresses. आज वो कैपेसिटी आपको फिर से कम दिखती है. वो एक्सेप्टेंस आपको फिर से हमारी बहुत. कितनी लीड में एक्ट्रेसेस हैं जिनका कम्प्लेक्शन टुवर्ड्स द डार्कर साइड है. बिल्कुल नैना, बाकी बातें स्टूडियो में आके होंगी, ठीक है? बहुत सारी हमारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें हमारी रह गई. तो बहुत शुक्रिया वक्त दिया, और बड़ा मजा आया बात करके. जोन में ले गई है मुझे, कितना अच्छा लगता है. नहीं, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में मजीद बातें करनी है हमें, बुला के आपको. ओके, अपना ख्याल रखिए. ये वंडरफुल. तो बेटा पॉडकास्ट भी शुरू करो. बहुत अच्छा बोलती हो, बहुत अच्छा बोलती हो. पॉडकास्ट भी शुरू करो, मैं तो कहती हूँ. रियल एस्टेट पे एक जगह बस दुआ करें आप. मुझे जरूर बुलाना. रियल एस्टेट पे शुरू करोगे ना पॉडकास्ट, तो मुझे बहुत शौक है. डन, ठीक है ना. और वो मुझे ये प्लॉटों की डिटेल भेजना मेरे व्हाट्सएप पे, क्या चल रहा है, कोई अच्छा डील है बताना. 400 गज की कैटेगरी क्या है, मुझे आप नंबर आप मुझे बता दीजिए. मैं अभी व्हाट्सएप करने लगी हूँ. सेव माय नंबर एंड और फाइंड गुड डील्स. जोहेब पर हमें भेजना जरा. ओके, डिस्ट्रेस सेल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बहुत लिए. शुक्रिया. तो अब अपना ये फीडबैक जरूर दीजिएगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कि कैसा लगा आपको ये सेगमेंट हमारा, और नैना से बात करके उनकी बात सुन के कैसा लगा. सो प्रिटी माशाल्लाह. नैना ब्लैक द ब्यूटीफुल, वो आज हमारे शो पे हमारे साथ थी. अब इजाजत भी दे दें हमें, बस करें, हमने भी घर जाना है. फीडबैक देते रहिएगा जी. तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.